उसे समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ, जबकि वो इसे अपने सालों के एक्सपीरियंस की देन बताती है। उसकी स्किल्स के बारे में सोचते हुए वो उसके मेली कॉम्बैट गेम और बिना रुकावट मैजिक कास्ट करने की तारीफ करती है। वो उसकी स्पेल्स को रिवर्स कैलकुलेशन ट्रिक से उलझाने की काबिलियत से इम्प्रेस्ड है। सोचती है कि वो एक यूनिक फाइटिंग स्टाइल बना सकता है। वो बताती है कि अब से वो उसे अपने अंडर लेगी। ऑफिशियली खुद को उसकी टीचर बनाती है। लगता है वो पहला लकी डक है जिसे इस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और वो उसका स्टूडेंट बन रहा है। अगला सीन हमारे हीरो को उदास बैठा दिखाता है। खोया खोया है। उसका दोस्त उसे दहशत भरे आभास से दिवास्वप्न से निकालती है और वो जीभ चटखाकर कहता है कि सुन रहा है, लगता है जब से वो आई है तब से आइसक्रीम खाती जा रही है जो हमारे हीरो ने उसे ट्यूशन फीस के रूप में खरीदी थी। वो पूछता है कि क्या वो अभी तक भरी नहीं, तो वो बोलती है कि वो सारा दिन खा सकती है और उसे पढ़ाई पर फोकस करने को कहती है। जैसे ही वो उसे मैजिक के बारे में पढ़ाना जारी रखती है, सिस्टम विंडो बताती है कि मैजिक का उसका नॉलेज बढ़ा है और मैजिक यूज करने की एफिशिएंसी 5% बढ़ी है। लड़का इन लगातार नोटिफिकेशन से थक गया है। हर बार जब वो कुछ नया सीखता है ये उसे परेशान करती हैं। सिस्टम ऐसा लगता है जैसे उसे लगातार ग्रो करने के लिए पुश कर रहा है और लगता है लेडी किम को भी बड़ी अजीब लग रही है कि वो इतनी जल्दी चीजें सीख रहा है। उसने 2 दिन में उतना सीखा जितना ज्यादातर लोग 2 महीने में सीखते हैं, लेकिन लड़का इसे कम करके आंकता है। बोलता है कि कोई हैरानी वाली बात नहीं क्योंकि वो खुद सिर्फ देखकर फॉर्म्स याद कर लेती है। यह झल्लाने वाली लड़की और ज्यादा चिढ़ जाती है और हमारे हीरो को उसे टीचर बुलाने की डिमांड करती है। उसकी झल्लाहट शायद इस वजह से है कि वो सब कुछ इतनी जल्दी सीख रहा है जबकि वो खुद उससे कहीं पहले से मैजिक में है। वो चिंतित है कि कहीं वो जल्दी ही उससे आगे न निकल जाए। लड़का सिर झुकाकर अनमने मन से उसे टीचर बुलाता है, याद दिलाता है कि उसे मैजिक में नेचुरल टैलेंट है। इसलिए जाहिर है वो तेज सीख रहा है, लेकिन सच में वो मैजिक जल्द से जल्द सीखने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है क्योंकि वो गोरेस हेल से मार नहीं खाना चाहता। लेडी फिर याद दिलाती है कि जब उसने बोला था कि वो मार्शल आर्ट्स में जाएगा तो वो सच में हैरान हो गई थी और अब उसके उस फैसले पर चिल्लाने लगती है। पूछती है कि उसने मैजिक फील्ड को छोड़ने का क्यों सोचा जबकि यह उसके लिए बना था। जब यू जूंग और जेहुन अपना स्टडी सेशन कर रहे होते हैं, जेहुन एक आदमी के चेहरे का विजन देखता है जो उसकी पिछली जिंदगी की घटनाओं से जुड़ा है। यू जूंग उसे दिवास्वप्न से निकालती है पूछकर कि क्या वो अपने टाइम पर प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ट्रेनिंग कर रहा है और वो कंफर्म करता है कि एक अलग टीचर उसे प्रैक्टिकल ट्रेन करने में मदद कर रही है। वो सोचता है कि अभी जो विजन आया वो क्या था और यकीन नहीं कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। हालांकि उसे यह भी याद है कि हेल ने उसे नाइटशेड को हराने के लिए 2 महीने दिए हैं, तो वो इन ख्यालों को दिमाग से निकाल देता है क्योंकि अभी डिस्ट्रैक्ट होने का वक्त नहीं है। हमारा लड़का दूसरी फायदेमंद चीजों पर भी सोचता है, जैसे उसकी उम्मीद है कि जो पिल वो बना रहा है वो दुनिया भर के रेडर्स की बड़ी मदद करेगी और उसकी काबिलियत की दीवार तोड़ने। इधर लोटस गिल्ड ट्रेनिंग सेंटर में पार्क संजाई मैनेजर कुछ रेडर्स को ट्रेनिंग करते देखता है और उनकी कुछ गलतियां सुधारता है। जब वो गिल्ड मास्टर को देखता है तो वो उससे कमेंट करता है कि ट्रेनीज नए लोगों के लिए बुरे नहीं हैं और पिछले साल से एवरेज रैंक लगभग बढ़ी है। लेकिन वो नोटिस करके चौंक जाता है कि वो सुन नहीं रही थी। जब उसे एहसास होता है कि वो उससे बात कर रहा था, सियांग माफी मांगती है और मैनेजर छेड़ता है कि वो जेहन के बारे में सोच रही थी और वो उसके शक की तस्दीक करती है। अचानक मैनेजर बताता है कि उसे याद है कि कई और रेडर्स ने वो चीज सीखने की कोशिश की जो वो जेह्युन को सिखाना चाहती है और सब फेल हो गए, लेकिन शोनजेन मैनेजर को याद दिलाती है कि उसने भी जेहन का अनोखा टैलेंट देखा था। यह मानना मुमकिन होता कि जेहन एक वेटरन है क्योंकि उसने एक भी गैर जरूरी मूवमेंट नहीं किया। इस पॉइंट पर गिल्ड मास्टर को यकीन है कि अगर भविष्य में कोई और एस रैंक मैजिशियन आना है तो वो जेह्युन होगा। अभी वो देश की अकेली मैजिशियन है जो एस रैंक बनी है, फिर भी हीलर होने की वजह से युद्ध में उसकी प्रभावशीलता थोड़ी कम है। लेकिन अगर जेहन अचानक धूमकेतु की तरह अभी प्रकट हो तो यह पूरी मैजिक वर्ल्ड को हिलाकर रख देगा। कुछ समय बाद एमसी माना एनहांसमेंट पिल पर काम करता है। जैसा नाम से जाहिर है, यह एक पिल है जो इसे लेने वाले अवेकेन की माना परमानेंटली बढ़ाती है और यह एक ऐसी आइटम है जिसकी सभी मैजिशियंस को चाहत है। काम करते हुए मिश्रण एक बार फिर फेल हो जाता है और हमारा लड़का गुस्से में चम्मच फेंक देता है। इस पॉइंट तक वो 3 सेट इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर चुका है और लगता है कि ऐसे ही जारी रहा तो सारे पैसे उड़ जाएंगे। नवंबर 2020 में अभी तक कोई नहीं जानता कि माना एनहांसमेंट पिल कैसे बनाए क्योंकि यह पिल अगले 5 साल तक इन्वेंट नहीं होगी। पिछले जन्म में लौटने से पहले पिल की रेसिपी एक वर्ल्ड क्लास एल्केमिस्ट ने शेयर की थी। रेसिपी पब्लिश करते हुए एल्केमिस्ट ने उम्मीद जताई थी कि यह पिल दुनिया भर के कई रेडर्स की बड़ी मदद करेगी। हमारे लड़के को लगता है कि बस यूं ही कोशिश करते रहने से काम नहीं चलेगा, लेकिन उसे एक और आइडिया आता है जिसके काम करने की ज्यादा उम्मीद है और वो है ली जांग को ढूंढना, क्योंकि वो ही 5 साल बाद यह पिल इन्वेंट करेगा। अगर वो पिल नहीं बना पाया तो उस बंदे से कनेक्शन बनाना घाटे का सौदा नहीं होगा। क्योंकि जांग अभी मिल्स अकेडमी में फर्स्ट ईयर सीनियर है, उसे उससे मिलने के लिए मिल्स अकेडमी जाना होगा। जब वो बाहर होता है, यूजुन जेहन से मिलने आती है और दरवाजा खोलने पर एक बर्तन मिलता है जो किसी दानवी शक्ति से ग्रस्त लगता है और एक खिलौना सी
वो फौरन चिंतित हो जाती है कि कुछ बुरा हुआ है और सोचती है कि शायद पुलिस बुलानी चाहिए। जब वो घर में फैली तबाही देखती है, एक फ्राइंग पैन को हथियार के रूप में पकड़े वो डरावने खंडहर में इधर-उधर नजर डालती है। पिछले में जैसे ही इग्निल आया और मॉन्स्टर्स उमड़ने लगे, कुछ ऐसे लोग थे जो सबसे जल्दी खुद को स्थापित कर चुके थे। उनमें से एक लाई जान नाम का आदमी था, जिसे क्विकलेड के नाम से भी जाना जाता था। जब पहला अवेकेंड बिना किसी निशान के गायब हो गया, लाई जान ऐसे सामने आया जैसे कोरिया के पहले एस रैंक रेडर की जगह लेने के लिए लाई जान, जिससे हमारा लड़का अभी मिलने जा रहा है, लाई जान का सबसे छोटा बेटा है। जब जेहन ट्रांसपोर्टेशन बिल्डिंग पहुंचता है, अटेंडेंट पूछता है कि कहां जाना है और वो देव नाम की जगह का पोर्टल मांगता है। देवू अभी मॉन्स्टर के प्रकोप की वजह से वीरान पड़ा है और यह एक ऐसा शहर है जहां हर तरफ से मॉन्स्टर्स उमड़ते थे और जहां पहुंचते ही जान का खतरा था। थोड़ी देर बाद हमारा लड़का देव में मिल्स अकेडमी के करीब पहुंचता है और मेन एंट्रेंस तक थोड़ा और चलना होता है। अंदर पहुंचने पर सोचता है कि जोंग कहां मिलेगा। हालांकि जोंग कॉम्बैट डिपार्टमेंट में था, वो बहुत टैलेंटेड नहीं था। जांग जो लड़ाई से नफरत करता है, उसके मिलिस की कॉम्बैट फैसिलिटीज यूज करने की संभावना बहुत कम है, इसलिए जेहन पहले क्लासरूम्स में देखने का फैसला करता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक भीड़ दिखती है और वो देखता है कि क्या हो रहा है। जब वो धक्का देकर आगे बढ़ता है, जे सांग उसे टकरा देता है जो किसी के अटैक से पीछे उड़ा हुआ है। हमारा लड़का जांग को उठाता है और किर माफी मांगता है। जेह्युन माफी का जवाब नहीं देता, बस जोंग के ओपोनेंट की आंखों में आंखें डालता है, जो पूछता है कि वो कौन है और जोंग से उसका क्या काम है, जिसे वो हकलाने वाला बुलाता है। बात करने से पहले बुली अपना हाथ हमारे लड़के की पीठ पर रखता है और पूछता है कि क्या वो हकलाने वाले का भाई है। आखिरकार वो दोनों जरा भी एक जैसे नहीं दिखते, लेकिन जेहन इस बेकार बंदे को कोई जवाब देने की जहमत नहीं उठाता। हालांकि बुली बताता है कि वो एक जरूरी बातचीत में है और उसे बाहर रहने की सलाह देता है अगर वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। यार अपनी बात पूरी करे इससे पहले हमारा लड़का उसका हाथ थप्पड़ मारकर हटा देता है। आखिरकार जेहन किर को बताता है कि उसे नर्स ऑफिस जाना बेहतर रहेगा और पूछता है कि वो चल सकता है, लेकिन जांग बस कंफ्यूज होकर उसे घूरता रह जाता है। गुस्से में बुली आगे बढ़ता है और जेहन की कॉलर पकड़ लेता है। उसे गाली देते हुए वो गुस्से से पूछता है कि क्या उसे प्यार से बोलने पर भी समझ नहीं आता और पूछता है कि मरना है क्या। लेकिन हमारा लड़का बोलता है कि यह दूसरी बार है जब किसी ने उसकी कॉलर पकड़ी है और उसे समझ नहीं आता कि लोग आजकल ऐसा क्यों करते रहते हैं। उसे यू जंग के साथ वाले लेसन याद आते हैं। दिमाग में क्लियर इमेज बनाओ, फिर मैजिक फॉर्मूला कैलकुलेट करो, स्पेल कंस्ट्रक्ट करो और फिर एग्जीक्यूट करो। जैसे ही उसे सियांगन याद आता है, हमारे लड़के के दिमाग में एक लाइट बीम की इमेज आती है जो तीर की तरह निकलती है। अचानक सिस्टम नोटिफाई करता है कि होली एरो नाम की स्किल एक्टिवेट हो गई है। बस उंगली पॉइंट करने से हमारा लड़का होली एरो का ब्लास्ट उस बड़े बंदे की छाती में मारता है और उसे पीछे उड़ा देता है, यहाँ तक कि उसके मुंह से थूक भी निकल जाती है। जैसे ही बड़ा बंदा दर्द से चिल्लाता है, जोंग शॉक में देखता है और उसे एहसास होता है कि इस अजनबी ने बिना इंकंटेशन के स्पेल कास्ट किया। बाकी देखने वाले भी सोचते हैं कि यह बकवास क्या हुआ और वो सोचते हैं कि इसने कैसे कास्ट किया और एक प्रोस्पेक्टिव वॉरियर का आर्म तोड़ने वाला होली एरो कैसे फायर किया। जैसे ही स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं कि शायद बड़ा बंदा जितना लगता है उससे वीकर है, वो बड़ा बंदा इनोयर हो जाता है। अगर यही चलता रहा तो उसकी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वो कसम खाता है कि इस बास्टर को बिना कुछ किए नहीं जाने देगा। जैसे वो अपने टूटे आर्म को पकड़े रहता है, वो एक सोर्ड जनरेट करता है। जब जेसोंग ये देखता है, वो जेहन को सावधान रहने के लिए चिल्लाता है, लेकिन गुस्सैल बुली सोर्ड स्विंग करके जन को घायल करने की कोशिश करता है। जैसे ही सोर्ड जन के चेहरे के करीब आता है, उसे याद आता है कि मास्टर सियांग ने उसे बैरियर बनाना सिखाया था, अपने बॉडी के चारों तरफ मना, ताकि अटैक्स उछलकर वापस आ जाएं। वो तुरंत अपनी माना बैरियर स्किल एक्टिवेट करता है और बुली की बड़ी सोर्ड रबर की तरह उछल जाती है जब तक कि वो उसकी पहुंच से बाहर नहीं हो जाती। बड़े बंदे के चेहरे पर दहशत आ जाती है, लेकिन वो काफी तेजी से रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि हमारा लड़का जल्दी ही उसका चेहरा पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसके ट्रिक्स खत्म हो गए। जैसे ही बुली उसे क्रेजी बास्टर कहने की कोशिश करता है, जेहन उसके मुंह से पूरे शब्द निकलने से पहले ही उसके चेहरे पर होली एरो ब्लास्ट मार देता है, जो उसे जोरदार तरीके से पीछे उड़ाते हुए उसकी नाक तोड़ देता है। एक जोरदार धमाके की आवाज आती है जब बुली जमीन पर गिरता है और जेसांग अचंभे से देखता है और सोचता है कि यह अजनबी कौन है। जब जेहन आखिरकार उससे नजरें मिलाता है तो बच्चा डर से चिल्लाता है, लेकिन जेहन केवल उसके पास से गुजर जाता है, उस बेहोश बुली की तरफ जो अभी भी धुएं में लिपटा हुआ है। जेहन उसके पास बैठता है और वो हैरान है कि उसने उस बंदे को कितना अच्छे से मारा। थोड़ी देर बाद हमारा लड़का एक पोशन निकालता है। उसे अफसोस है कि उसे इस काम के लिए खरीदा हुआ पोशन यूज करना पड़ रहा है, लेकिन कोई चारा नहीं है, इसलिए वो उसे घायल बुली पर डाल देता है। तुरंत बुली का चेहरा पूरी तरह से ठीक हो जाता है और हमारा लड़का इसकी इफेक्टिवनेस से इंप्रेस होता है। एक बार यह हो जाने के बाद वो जांग की तरफ मुड़ता है, जो अभी भी काफी शेकन है, और प्रपोज करता है कि वो नर्स के ऑफिस चलते हैं। जैसे ही वो नर्स के ऑफिस की तरफ जाते हैं, जेहन रुक जाता है जब वो ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कोई उन्हें सुन नहीं सकता। कंफ्यूज होकर जोंग उसे घूरता है और उसे शक है कि जेहन उसे ढूंढते हुए आया है, क्योंकि वो जानता है कि वो कौन है।
आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर जेहन से पूछता है कि क्या उसके पिता ने उसे भेजा है। इंट्रिग्ड होकर जेह्यून जवाब देता है कि उसके पिता ने नहीं भेजा और पूछता है कि वो उसके पिता को कैसे जानेगा, लेकिन साफ है कि जोंग को यकीन नहीं हो रहा। आखिरकार जे सांग उससे पूछता है कि वो उसे ढूंढने क्यों आया, तो हमारा लड़का उसे बताता है कि उसे एक फेवर मांगना है। जब जेहन बताता है कि वो चाहता है कि वो एक खास पिल बनाए, जांग शॉक हो जाता है और कहता है कि उसे ऐसी चीजें बनानी नहीं आती। कंफ्यूज होकर जेहन उसे बताता है कि वो अल्केमी में अच्छा है और जब वो उस पोशन को निकालता है जो उसने बुली पर यूज किया था, वो जांग से पूछता है कि क्या वो वाला पोशन ब्लैक मार्केट पर बेचने वाला वही नहीं था। शॉक होकर बच्चा सोचता है उसे जमीन आसमान एक हुए पता कैसे चला, क्योंकि ब्लैक मार्केट से उसकी इंफॉर्मेशन मिलना नामुमकिन है। जेह्यून को पता है उसके मन में क्या चल रहा है और सच कहें तो वो गलत भी नहीं है, क्योंकि ब्लैक मार्केट एक ट्रांजैक्शन सिस्टम है जो यूजर की आइडेंटिटी पूरी तरह छुपा देता है। आइटम्स की सेल, प्रोडक्ट प्राइस, रेसिपिएंट और बाकी सब कुछ ईस्टर सिस्टम के जरिए होता है, इसलिए यह सिक्योर ही रहता है। खुशकिस्मती से ब्लैक मार्केट नॉर्नर सिस्टम के साथ नॉर्मली काम करता है जो जन के पास है, जिसकी वजह से वो यह पोशन खरीद पाया और चीजें काफी आसान हो गई। एक बार फिर जेहन जोंग से पूछता है कि क्या उसने ये पोशन बनाया और जोंग पूरी तरह इनकार करता है, लेकिन हमारा लड़का तुरंत बोल देता है कि वो झूठ बोलने में ज्यादा अच्छा नहीं है। आखिरकार जेहन उसे बताता है कि वो पूरी तरह समझता है कि वो इसे छुपाना क्यों चाहेगा, लेकिन वो बताता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। जांग को याद आता है कि उसने ब्लैक मार्केट पर पोशंस कैसे लिस्ट किए थे और सोचता है कि क्या ब्लैक मार्केट पर अपने पोशंस रजिस्टर करना गलती थी। उसने सोचा नहीं था कि चीजें ऐसी हो जाएंगी, क्योंकि उसने यह सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए किया था। वो जानता है कि अगर उसके पिता को पता चला तो वो मर जाएगा, इसलिए उसे रोकने के लिए वो जेहन के सामने झुककर विनती करता है कि वो दूसरे लोगों से यह राज छुपाए। आखिरकार जेहन समझाता है कि उसने यह उसे ब्लैकमेल करने के लिए नहीं बताया, बल्कि उसे सिर्फ एक शानदार अल्केमिस्ट चाहिए जो उसकी मनचाही एलिक्सर बनाने में मदद करे। जोंग थोड़ी देर सोचने के बाद जेहन से पूछता है कि आखिर वो है कौन, तो हमारा लड़का बताता है कि वो मिला की अकेडमी का एक प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है और उसे सीनियर कहकर बुलाता है। आखिरकार वो दोनों बैठते हैं और जांग, जो अभी भी टेंस है, रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उस पिल के बारे में बताए जो वो बनवाना चाहता है। हमारा लड़का उसे बताता है कि वो माना एनहांसमेंट पिल बनाना चाहता है, एक ऐसी पिल जो एक रेडर की माना परमानेंटली बढ़ाए। शॉक होकर जोन उठ जाता है और पूछता है कि क्या किसी की माना परमानेंटली बढ़ाना पॉसिबल भी है। जेहन बोलता है कि हाँ है। तुरंत बच्चे के दिमाग की मशीनरी चलने लगती है और वो सोचता है कि ऐसे इफेक्ट के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। जैसे ही वो मोनोपिल के लिए जरूरी चीजें सोचने लगता है, जन हैरान होता है यह देखकर कि बच्चे का अंदाज बदल गया है और उसका हकलाना बंद हो गया। इसके अलावा जोंग सिर्फ इफेक्ट सुनकर ही ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स का अंदाजा लगा पाया, जो दिखाता है कि वो सच में टैलेंटेड है और जेहन तय करता है कि उसे अपनी तरफ जीतना ही होगा। आखिरकार जोंग बात करना बंद करके यह नतीजा निकालता है कि किसी दूसरे अल्केमिस्ट से पूछना बेहतर होगा, क्योंकि यह बहुत बड़ी एलिक्सर है। लेकिन जेहन मना कर देता है क्योंकि वो उसी से पूछना चाहता है और यहाँ तक की वादा करता है कि वो जो भी चाहिए सब दिलाएगा। हालांकि यह सच है कि रेसिपी के साथ दूसरे अल्केमिस्ट भी पिल बना सकते हैं, लेकिन जो जबरदस्त और बेजोड़ टैलेंट रखता है वो लाई जोंग ही है। आखिरकार वो जोंग से पूछता है कि क्या वो यह फेवर करेगा और बच्चा मान जाता है। फिर भी जोंग क्लियर करता है कि उसे नहीं पता कि वो सफल होगा या नहीं, तो हमारा लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, भले ही वो फेल हो जाए। कंफ्यूज होकर जोंग उसे पूछता है कि क्या कोई बात नहीं, जबकि नुकसान तो उसी का होगा, तो जेह्यून उसे यकीन दिलाता है कि वो इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसमें काबिलियत है और वो मानता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट फेल भी हो सकते हैं। जैसे ही जेहन बोलता है कि वो उसके साथ काम करने का इंतजार कर रहा है, बच्चे की आंखें भर आती हैं, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी ने उस पर इस तरह यकीन किया है। जब जेहन यह देखता है तो वो खुश होता है कि वो उससे एक कनेक्शन बना पाया। अगली सुबह जब जोंग अकेले अपने रूम में है, वो कुछ घंटे पहले हुई घटनाओं के बारे में सोचता है और सोचता है कि क्या कभी किसी ने उस पर इतना यकीन किया है, क्योंकि वो कायर है, अपने दूसरे भाई बहनों जितना टैलेंटेड नहीं है और उसकी माँ भी जल्दी चली गई। वो आखिरकार अकेला रह गया और अपने पिता की अप्रूवल नहीं पा सका, इसलिए उसके लिए यह अजीब है कि कोई उस पर इतना भरोसा करे कि फेल होना भी ठीक है। यह तथ्य कि उसने जिसके पास दिखाने को कुछ नहीं था, पहली बार ऐसा भरोसा पाया, उसके दिल की गहराइयों तक पहुंचता है और उसे रुला देता है। इधर जेहन का मेन क्वेस्ट है हेल्स ट्रायल को डील करना। टाइम लिमिट के अंदर नाइटशेड को हराकर हेल की रिकॉग्निशन पाना मिशन का रिवॉर्ड हेल्स गिफ्ट है और उसके पास मिशन पूरा करने के लिए 2 महीने थे, फेल होने पर डेथ पेनल्टी के साथ। अभी उसके पास इसे करने के लिए केवल 10 दिन और 23 घंटे बचे हैं। कुछ समय बाद जेह्यून ट्रेनिंग सेंटर में जियांग के साथ स्पार करने जाता है और वो उसके ब्लू लाइटनिंग अटैक्स डॉज करने में कामयाब होता है। जैसे ही वो उनके बीच का गैप कम करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे कुछ ब्लास्ट टारगेट करते हैं, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए शील्ड बना लेता है। वो जल्दी से अपना होली एरो अटैक एक्टिवेट करता है और उसे ब्लास्ट करता है, लेकिन वो पहले से ही मैजिक शील्ड में ढकी हुई है। हालांकि वो शील्ड में एक क्रैक नोटिस करती है और हैरान है कि हमारा लड़का पहले से इतना स्ट्रांग हो गया। धुआं छंटने के बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, जैसे कॉबॉय स्टैंड ऑफ में, जब तक कि जेह्यून अपनी बॉडी के चारों तरफ येलोइश लाइटनिंग की स्ट्रीक्स के साथ चमकने नहीं लगता जब वो अपनी ब्लिट्ज चेन स्किल एक्टिवेट करता है।
लेकिन सियांगन उसके अटैक के लिए काफी तैयार लगती है। जैसे ही वो दोनों अटैक करने की तैयारी करते हैं, मैनेजर बीच में आ जाता है और उन्हें रैप अप करने के लिए बोलता है क्योंकि उनका टाइम खत्म हो गया है और उन दोनों ने आज भी काफी मेहनत की है। मैनेजर हैरान है। आर्क मेटल से बना ट्रेनिंग हॉल, जिसे थोड़ा सा भी बनाने के लिए काफी स्ट्रेंथ लगती है। उनकी स्पारिंग सेशन, अगर उसने उन्हें बीच में नहीं रोका होता तो हॉल पूरी तरह उड़ जाता। जब वो रेस कर रहे हैं, सियांगन हमारे लड़के को बोलती है कि वो सच में अविश्वसनीय रफ्तार से स्ट्रांग हुआ है। लगता है अब वो ज्यादा स्पेल्स कास्ट कर सकता है और उसकी स्ट्रेंथ अब बेतहाशा हाई है। अचानक वो उससे पूछती है कि क्या वो थ्योरी अलग से पढ़ रहा है, तो वो बताता है कि वो इसे एक दोस्त से सीख रहा है। एक्साइटेड होकर सियांगन बोलती है कि यह उसकी उम्मीद से बेहतर है क्योंकि वो चिंतित थी क्योंकि वो थ्योरी में उसकी मदद नहीं कर पाती। वो कमेंट करती है कि लगता है जेहन का एक इंटेलिजेंट दोस्त है और वो अनन्य ढंग से मान लेता है। लेकिन वो सोचता है कि असली प्रॉब्लम यूजोंग की वेयर पर्सनालिटी है। जाने से पहले शानन जन को याद दिलाती है कि उसने कहा था कि वो दोबारा डंजन रेड करना ट्राई करना चाहता है और वो बताता है कि वो ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस अब तक टेस्ट करना चाहता है। इसीलिए उसे लगता है कि जो ई रैंक डंजन उसने एंटर किया था वो उसकी करंट स्किल्स के साथ आसान होगा, तो वो उससे बेस करने के लिए बोलती है। एकमात्र इशू यह है कि जो डंजन उसने एंटर किया था वो ई रैंक नहीं बल्कि सी रैंक था, जहां उसकी मुलाकात हेल और नाइटशेड से हुई थी। वो सोचता है कि क्या वो अकेले सी रैंक बॉस मॉन्स्टर को हरा सकता है, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा सोचने का फैसला नहीं करता क्योंकि वो काफी तैयारी कर चुका है और वो केवल बैटल पर फोकस कर सकता है। कुछ समय बाद जेह्यून जांग से मिलने जाता है, जो उसे वो पिल लेकर मिलता है जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाया है। थोड़ी देर बाद जेहन माना एनहांसमेंट पिल लेता है और उसका मैजिक स्टैट 15 बढ़ जाता है और इसके अविश्वसनीय इफेक्ट्स उसे शॉक कर देते हैं। अल्केमी फंडामेंटली एक गहरी और मुश्किल साइंस है। एक ही आइटम बनाते समय भी इसका इफेक्ट अल्केमिस्ट की स्किल्स पर निर्भर करके बहुत अलग हो सकता है। अगर जेहन किसी दूसरे अल्केमिस्ट के पास इंग्रेडिएंट्स ले जाता तो वो शायद उसे ऐसा आइटम भी नहीं दे पाते जो उसकी मैजिक स्टैट 5 भी बढ़ा सके। आखिरकार हमारा लड़का मुस्कुराता है और जोंग को याद दिलाता है कि वो सच में टैलेंटेड है, लेकिन जेसांग बोलता है यह इसलिए हुआ क्योंकि वो उस पर यकीन कर सका और वो उसे थैंक्स करता है। थोड़ी देर बाद हमारा लड़का चला जाता है और उसे यकीन है कि वो अगले दिन नाइटशेड को हराने के लिए तैयार है। इधर हेल अपने ड्रैगन ग्मेर से बात करती है और बताती है कि लगता है कि उस दिन वो एक डिलाइटफुल गेस्ट पाने वाले हैं। टाइमर पर 9 दिन और 22 घंटे बचे होने के साथ उसे डंजन क्लियर करना है। हमारा लड़का डंजन के गेट पर वापस आता है। उसे एक कंप्लीट प्रोबेशनरी वाल्किरी सेट दिया जाता है जिससे उसे मोनोप्लंडरिंग नाम की एक पैसिव स्किल मिलती है। थोड़ी देर बाद वो डंजन में एंटर करता है और पोर्टल सिस्टम उसे बताता है कि उसे हेलहाइम की लैंड ऑफ द डेड में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा क्योंकि उसके पास नोरर सिस्टम है। वो पोर्टल से गिरता है और आखिरकार लैंड ऑफ द डेड में लैंड करता है। अगर वो नाइटशेड को हरा देता है तो वो दोबारा हेल से मिल पाएगा। अचानक वो उसके पीछे से एक आवाज सुनता है जो उसे एडवर्सरी कहती है, लोकी और नोर्नर का जिक्र करते हुए। थोड़ी देर बाद उससे बात कर रहा मॉन्स्टर उस पर एरोस फायर करता है, लेकिन हमारा लड़का एक मैजिक बैरियर से खुद को बचाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो जमीन से बाहर निकलते कई मॉन्स्टर्स देखता है और उसे याद आता है कि शांग ने उसे बताया था कि वो उसे बैटल मेज का कॉम्बैट स्टाइल सिखाना चाहती है। इन बैटल मेजेस को वॉरियर्स सोर्समैन भी कहते हैं और यह एक हाइब्रिड कॉम्बैट स्टाइल है जो मैजिक और फिजिकल अटैक्स दोनों यूज करता है, लेकिन अब तक कोई इसे मैनेज नहीं कर पाया। जैसे ही जेह्यून पीछे मुड़कर होली एरो से पीछे के मॉन्स्टर्स को ब्लास्ट करता है, वो सोचता है कि यह फाइटिंग मेथड लॉन्ग डिस्टेंस मैजिशियन जितनी पावरफुल नहीं है और क्लोज कॉम्बैट वॉरियर की तुलना में कमजोर है। जैसे ही वो एक मॉन्स्टर को जमीन में पीटता है, उसे एहसास होता है कि यह फाइटिंग स्टाइल एक अजीब पोजीशन में है क्योंकि यह किसी में भी स्पेशलाइज नहीं करती, लेकिन सांगजिन को लगता है कि उसके लिए यह एक अलग कहानी होगी। वो जल्द ही मॉन्स्टर्स को तबाह करना शुरू कर देता है। इधर जब मैनेजर सानुंगजाई डंजन के एंट्रेंस की गार्डिंग कर रहा है, उसे एहसास होता है कि कोई और भी वहां है और उसे याद आता है कि उसे रिपोर्ट नहीं मिली थी कि कोई और यहां आएगा। वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालता है जब एक रेड कार तेजी से उसकी तरफ आती है। जब ड्राइवर पार्क करता है, एक महिला जो उसे सीनियर कहकर पहचानती है बोलती है कि उसे ढूंढना काफी मुश्किल था। जब संजाई को एहसास होता है कि ये यांजू नाम की एक पुरानी जान पहचान है, वो अपनी स्वॉर्ड रख देता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और उसकी गिल्ड के बारे में। वो बताती है कि वो अभी काम पर है और उसने सोचा कि गिल्ड के लिए कुछ काम करते हुए वो उससे दोबारा मिलेगी, लेकिन वो यावा गिल्ड में चेक कर चुकी थी और उसे वहां नहीं पाया। हालांकि मैनेजर सनज सोचता है कि वो क्या बकवास बोल रही है, खासकर क्योंकि योंजू ने कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद से उससे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। आखिरकार वो जवाब देता है कि इतने समय बाद उसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन वो सोचता है कि वो ऐसी इंसान नहीं है जो सिर्फ उसे मिलने के लिए इस रिमोट जगह पर आई। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, यांजू अपने सीनियर से पूछती है कि क्या वो इस डंजन को मैनेज कर रहा है, लेकिन वो बताता है कि यह किसी आउटसाइडर की चिंता करने वाली बात नहीं है। फिर भी वो बात करती रहती है और जिक्र करती है कि डंजन मैनेज करना उसकी जिम्मेदारियों का हिस्सा नहीं होता और पूछती है कि क्या उसे डिमोट किया गया। जब वो जवाब नहीं देता, वो जिक्र करती है कि उसे जानना था कि क्या यह रूमर सच है कि गिल्ड मास्टर शोंग बीमार है। मैनेजर सनज का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो बताता है कि यह जाहिर तौर पर सिर्फ एक रूमर है। जब वो पूछता है कि उसने ऐसी बात कहाँ सुनी, वो कमेंट करती है कि सुनने वाले कान बहुत हैं और उनकी क्यूरेटर गिल्ड के पास बहुत सारे हैं।
इंट्रिग्ड होकर मैनेजर सनज सोचता है कि क्या वो कह रही है कि उनकी गिल्ड में स्पाइस हैं, तो वो उसे बताने के लिए थैंक्स करता है और बताता है कि वो इससे डील करेगा जब वो इम्पेशेंट हो जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या बस इतना ही है, क्योंकि उसे शायद वापस जाकर क्लीन अप शुरू करना होगा। तो वो उससे पूछती है कि क्या वो मिनज हन नाम के एक बच्चे को जानता है। सवाल मैनेजर सुंजा को अलर्ट कर देता है और यांजू जिक्र करती है कि यह बच्चा यान हा गिल्ड में आता रहता है और गिल्ड मास्टर युओंग से काफी बार मिलता है, इसलिए वो पूछना चाहती है कि क्या वो इसकी वजह कंफ्यूज होकर मैनेजर सुंजा बताता है कि उसे नहीं लगता कि यह भी किसी आउटसाइडर की परवाह करने वाली बात है। आखिरकार यांजू सॉफ्ट और चली जाती है। जाते समय वो उसे बताती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे कुछ बताएगा, क्योंकि वो जानती है कि वो कितना इनफ्लेक्सिबल है। लेकिन वो इतनी दूर यहाँ आई इसलिए क्योंकि उसे कम से कम गिल्ड में अपनी सैलरी के लायक कुछ करने का दिखावा तो करना चाहिए। आखिरकार वो अपनी कार में बैठती है और चली जाती है। इधर डंजन में हमारा लड़का बहुत सारे मॉन्स्टर की लाशें इकट्ठी करके उन पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद डंजन बॉस नाइटशेड आता है और हमारा लड़का मॉन्स्टर को बोलता है कि काफी समय हो गया। नाइटशेड की बॉडी एक खौफनाक चमकीले लाल रंग में जलती है और मॉन्स्टर जल्द ही आगे की तरफ झपटता है, जिससे हमारा लड़का हवा में उछल जाता है जैसे वो मॉन्स्टर पर अपने होली एरोज एम करता है। हवा में रहते हुए वो एरोज नीचे मॉन्स्टर की आंखों और मुंह में फायर करता है, उसे थोड़ी देर के लिए डिस्टेबलाइज करता है। उससे पहले कि वो वापस जमीन पर आए मॉन्स्टर घायल नहीं लगता और अपने चेहरे से हाथ हटाता है, अपनी चमकीली लाल खौफनाक आंखें दिखाते हुए। वो हमारे लड़के की तरफ कई एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, जो उन्हें देखकर जल्दी से आने वाले अटैक से बचने के लिए कदम रखने की जगह कैलकुलेट करता है। वो अटैक सफलतापूर्वक डॉज करता है और जब वो मॉन्स्टर के ठीक सामने आता है तो वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का एक और हमला छोड़ता है, जिसे हमारा लड़का फिर भी डॉज कर लेता है। थोड़ी देर बाद हमारा लड़का उससे पूछता है कि क्या अब वो घबरा गया, क्योंकि चीजें उसके हिसाब से नहीं जा रही। जेह्यून अपनी लाइटनिंग चेन एक्टिवेट करता है और चेन्स को नाइटशेड की तरफ डायरेक्ट करता है, जो चेन्स के एंकर को हटाने में कामयाब होता है। हालांकि हमारा लड़का चेन का एंकर रिडायरेक्ट करता है और मॉन्स्टर के मिड सेक्शन को चेन से लपेट देता है। मॉन्स्टर के हिंसक रिएक्शन की वजह से हमारा लड़का तय करता है कि यह अटैक अभी भी उसे कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं है, इसलिए वो कई होली एरोज नीचे रेन करता है और सीधे उसकी आंखों पर जाता है। इस अटैक का नतीजा काफी दर्दनाक होता है और मॉन्स्टर के चेहरे से खून बहने लगता है। फिर भी नाइटशेड आसानी से नहीं गिरता और तड़पता रहता है जब तक वो खुद को लाइटनिंग चेन से नहीं छुड़ा लेता। थोड़ी देर बाद सिस्टम जेह्यून को वार्न करता है कि बॉस मॉन्स्टर बरसर्क स्टेट में आ गया है और उसकी स्ट्रेंथ 5 गुना बढ़ गई है और उसकी डेक्सटेरिटी भी। यह जेहन के लिए अच्छी खबर नहीं है। और जैसे यह काफी नहीं था, उसे बताया जाता है कि उस पर डेथ का स्टिग्मा लगाया गया है और अगर 10 मिनट के अंदर स्टिग्मा नहीं हटाया गया तो उसे अचानक मौत की पेनल्टी मिलेगी। हटाने की शर्त है नाइटशेड को हराना। और हमारा लड़का सोचता है कि यह सडन डेथ पेनल्टी क्या है, क्योंकि उसने पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना। अजीब बात यह है, सिस्टम उसे यह भी बताता है कि उसकी एब्सोल्यूट कैलकुलेशन स्किल, जिसे यूनिवर्सल डेरिवेशन भी कहते हैं, एक्टिवेट हो गई है। अभी भी कंफ्यूज जेहन को शक है कि इसमें हेल का हाथ है, तो वो उसे पुकारता है और पूछता है कि वो ऐसे इंटरफेयर कैसे कर सकती है। जवाब की जगह सिस्टम 10 मिनट का काउंटडाउन दिखाता है और वो पहले से 30 सेकंड कम कर चुका है। स्टिग्मा अभी भी उस पर होने के साथ हमारा लड़का बरसर्क मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो शॉक हो जाता है जब नाइटशेड उससे भागने लगता है। जेह्यून जल्दी से मॉन्स्टर के चेहरे पर एक होली एरो ब्लास्ट फायर करता है और उसमें एक होल बना देता है, उससे पहले कि वो बहुत दूर निकल जाए। टाइमर 8 मिनट और 32 सेकंड तक काउंट डाउन होता रहता है और नाइटशेड के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। लगता है जब तक यह फाइट लंबी खींचती रहेगी वो जीतेगा, इसलिए जेहन एक वाइड एरिया स्किल यूज करने का फैसला करता है, जिसे वो डॉज नहीं कर सके। जैसे ही वो अटैक एक्टिवेट करने वाला होता है, नाइटशेड उसे अपनी नजर से हिप्नोटाइज कर लेता है, जिससे हमारे लड़के की कंसंट्रेशन और कास्टिंग टूट जाती है। सिस्टम उसे बताता है कि वो रेजिस्ट करने में फेल हो गया और उसने टेम्परेरी फियर डेवलप पा लिया है, जो उसकी एबिलिटीज कमजोर कर देता है। जब वो अभी भी शॉक है कि क्या हो रहा है, नाइटशेड उसे मारता है। मार खाने के बाद सिस्टम दिखाता है कि फियर डेवलप गायब हो गया, लेकिन जेहन इस पॉइंट पर खून की उल्टी कर रहा है। हालांकि वो अपना बैलेंस बनाए रखता है और अटैक से जमीन पर नहीं गिरता। इस पॉइंट पर पेनल्टी तक बचा समय 7 मिनट और 11 सेकंड है। जन को उम्मीद है कि मॉन्स्टर उस पर वही अटैक फिर से यूज करेगा, और जब वो नहीं करता, वो सोचता है कि क्या वो ऐसे स्पेल्स लगातार यूज नहीं कर सकता जो उसकी मूवमेंट लिमिट करे। जेह्यून को यकीन नहीं है और वो चिंतित है कि मॉन्स्टर फिर से इंटरफेयर कर सकता है अगर उसे लाइट्स जजमेंट कास्ट करते देखे, जिससे वो अपना माना खर्च करके इनकैपेसिटेटेड हो जाएगा। उसे दूसरा रास्ता सोचना होगा और उसे याद आता है कि मॉन्स्टर को थोड़ी देर पहले आंख में चोट लगी थी और उसकी लाइन ऑफ साइट शायद पहले से नैरोर हो गई है। वो अपनी विंड बूस्ट स्किल एक्टिवेट करने का फैसला करता है ताकि पहले मॉन्स्टर की बाकी साइट भी खत्म कर दे। मॉन्स्टर की साइट ब्लॉक करने के लिए विंड ब्लास्ट यूज करने के बाद धुआं जल्द ही छंट जाता है और हमारा लड़का अपने हाथ में लाइट टाइप मैजिक लिए नजर आता है। जैसा उसने प्लान किया था, वो मॉन्स्टर को चिढ़ाता है, यह सोचने के लिए कि वो उसकी तरफ अंधे होकर दौड़ता और उसे गुलिबल कहता है। जैसे ही वो अपनी फ्लैश बॉम्ब स्किल एक्टिवेट करता है, फ्लैश बॉम्ब जल्द ही ट्रिगर होता है, चमकदार रोशनी का एक विस्फोट छोड़ता है जो पूरा मैदान ढक लेता है और नाइटशेड की तरफ कई लाइटनिंग चेन्स छोड़ता है। विस्फोट के बीच में हमारा लड़का राहत महसूस करता है कि आखिरकार उसने उस फ्रीकिंग बास्टर्ड को पकड़ लिया।
जैसे ही विस्फोट मॉन्स्टर को जला देता है, वो दर्द से चिल्लाता है कहीं से। हमारा लड़का पीछे से कुछ अनडेड मॉन्स्टर्स नोटिस करता है जिनसे वो पहले लड़ा था। वो अपनी सैक्रिफाइस स्किल एक्टिवेट करता है और सिस्टम घोषणा करता है कि सैक्रिफाइस एक अटैक स्किल में बदल गई है, जिससे वो अपनी लाइफ जजमेंट स्किल यूज कर सकता है। टाइमर पर केवल 3 मिनट और 46 सेकंड के साथ हमारा लड़का आसमान से मैदान पर लाइट के ब्लास्ट बरसाना शुरू करता है। इस हड़बड़ी में टाइमर कुछ सेकंड तक गिरता है, जब तक केवल 10 सेकंड नहीं बचते। जैसे ही हम 6 सेकंड पर काउंटडाउन करते हैं, हमारा लड़का नाइटशेड के टूटते शरीर पर नजर टिकाता है और वो खुद को शाबाशी देता है ये करने के लिए। जैसे ही टाइमर 3 सेकंड पर पहुंचता है, सिस्टम घोषणा करता है कि उसने डंजन बॉस को हरा दिया है और उसने फर्स्ट ट्रायल को पार करने वाले का टाइटल पाया। इधर हेल, जो पूरी चीज देख रही थी, एक्सक्लेम करती है कि लगता है जेहन के चुने जाने के पीछे एक वजह थी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और लड़के को अपने मंदिर में आने के लिए कहती है। डंजन बॉस को हराने के बाद डेथ का स्टिग्मा गायब हो जाता है और हमारे लड़के को कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स, नाइटशेड का कोर नाम का एक क्राफ्टिंग आइटम मिलता है। साथ ही शैरो आर्मर नाम का एक इक्विपमेंट आइटम भी। उसे यह भी बताया जाता है कि उसने 3 लेवल गेन किए हैं और फर्स्ट ट्रायल को पार करने वाले का टाइटल पाया है। अपनी क्वालिफिकेशंस चेक करने के बाद सिस्टम उसे बताता है कि हेल उसे अपने मंदिर में आने के लिए बुला रही है। कुछ पल बाद उसे हेल के मंदिर की ओर जाने वाले एक विशाल एंट्रेंस के सामने ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंट्रेंस पर वो एक विशाल मॉन्स्टर को अंधेरे से उसकी तरफ फटते हुए देखता है। हमारा लड़का डर से पीछे उछलता है, लेकिन हेल मेर नाम के मॉन्स्टर को पुकारती है और उसे अपने गेस्ट को अंदर लाने के लिए कहती है। जेह्यून मेर के पीछे मंदिर में जाता है और हेल को पुकारता है। हेल उसे बताती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सफल होगा और वो उसे उसके दिए ट्रायल को पार करने के लिए बधाई देती है। उसे एडवर्सरी की नीति लेकर पैदा हुए बच्चे कहकर बुलाते हुए। कंफ्यूज होकर हमारा लड़का पूछता है कि उसने उसे नोरर सिस्टम क्यों दिया और उसे ऐसे ट्रायल से क्यों गुजारा, लेकिन हेल केवल मुस्कुराती है जैसे वो उसे देखती है। फिर कहती है कि उसे एडवर्सरी के रूप में बढ़ना होगा। अभी भी कंफ्यूज जेहन पूछता है कि एडवर्सरी बनने के लिए खासतौर पर उसे ही क्यों चुना गया, तो वो जोड़ती है कि यह इसलिए है क्योंकि वो शुरू से ही उस नीति के साथ पैदा हुआ था। दरअसल वो ग्रेट एसिर का एडवर्सरी बनने और ग्रेट गॉड ओडिन को मारने वाला बनने के लिए नियत है। वो बताती है कि लोकी और बाकी सब उससे यही उम्मीद रखते हैं। जब जेह्यून बोलता है कि उसे समझ नहीं आया, हेल उसे बताती है कि समझने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें पहले से उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। जब जेहन उसके बेकार जवाबों से गुस्सा होता है, वो उसके होठों पर उंगली रखती है और कहती है कि वो शायद गलत महसूस कर रहा है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि उसे देवताओं द्वारा क्यों कंट्रोल किया जाना है। जैसे ही वो उसके करीब आती है, मानो उसके होठों को अपने होठों से बंद करने वाली हो, वो उसे याद दिलाती है कि यह केवल एशियर के विरुद्ध वाले देवताओं की बात नहीं है। बात करते हुए वो उसे अपने पीछे एक पोर्टल में धकेल देती है और बताती है कि दुनिया अपने अंत की तरफ जा रही है और ओडिन हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इसे रोकने के लिए भविष्यवाणी के एडवर्सरी की ताकत की जरूरत है। जैसे ही हमारा लड़का पोर्टल से गिरता है, वो विरोध करता है कि उसे नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि उसके अभी और सवाल पूछने हैं। लेकिन हेल उसे केवल बोलती है कि वो मजबूत हो क्योंकि वो उस दिन का इंतजार करती है जब वो दोबारा मिलेंगे। जेहन के ट्रांसपोर्ट होने के बाद हेल पास में खड़े किसी व्यक्ति की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि वो कब तक देखता रहेगा क्योंकि उसे याद नहीं कि उसने उसे वहां बुलाया था। थोड़ी देर बाद जेहन रियल वर्ल्ड में जमीन पर गिरता है और वो एनोयर है कि कोई असली जवाब नहीं मिल पाया। जैसे ही वो सुलगता है, सिस्टम उसे बताता है कि उसे हेल्स गिफ्ट मिला है, जो हेल्स ब्लेसिंग नाम की एक पैसिव स्किल है जो उस पर सभी एबनॉर्मल इन्फ्लिक्शंस को इनवैलिडेट करती है। इधर बूढ़ा आदमी जो हेल की जासूसी कर रहा था, उसे अपनी बेदबी के लिए माफी मांगता है क्योंकि वो रुक नहीं पाया। जब उसने सुना कि हेल उस लड़के से मिल रही है, वो हेल से पूछता है कि उसे लड़के से मिलने के बाद कैसा लग रहा है और वो जवाब देती है कि वो नहीं जानती क्योंकि अभी तय करना जल्दबाजी होगी, खासकर क्योंकि एडवर्सरी ने केवल अपना पहला कदम उठाया है। वो मानती है कि एडवर्सरी की ग्रोथ उसकी उम्मीद से ज्यादा थी और वो जीत गया बावजूद उस स्टिग्मा के जो उसने दिया था और आखिर में उसके सामने आ खड़ा हुआ, जो उसके लिए एक खुशनुमा गलत अंदाजा था। बूढ़ा आदमी राहत महसूस करता है कि लड़का अच्छा काम कर रहा है। आखिरकार हेल उससे पूछती है कि वो क्या चाहता है क्योंकि वो जानती है कि उसके पास उसे कहने को और भी है। उसे मिमिर कहकर बुलाते हुए, जो नोर्स माइथोलॉजी का एक किरदार है। मिमिर हालांकि दावा करता है कि उसे नहीं पता वो क्या मतलब है और देवी उस पर अंत तक अनजान बनने की कोशिश करने का आरोप लगाती है। जैसे ही वो बात करती रहती है, मिमिर उससे शांत होने के लिए कहता है और मानता है कि लगता है वो उसे धोखा नहीं दे सकता। हेल आगे कहती है कि एडवर्सरी की बाइन आंख बिना शक वही है जो ओडिन ने विजरम के कुएं पर बलिदान की थी। उसे यकीन है कि मिमिर और लोकी उससे एक राज छुपा रहे हैं, लेकिन मिमिर विनती करता है कि वो बताना चाहेगा, लेकिन अभी बहुत जल्दी है, इसलिए वो इंतजार करने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि वो कहती है कि वो चुप नहीं बैठ सकती और जब मिमिर पूछता है कि उसके दिमाग में क्या आइडियाज हैं, वो बताती है कि एडवर्सरी अभी बहुत कच्चा है क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार उसका अनगिनत मुश्किलें इंतजार कर रही हैं और उसे एक गाइड की जरूरत है। कुछ समय बाद मिल्स अकेडमी एडमिशन से लगभग 7 दिन पहले जेह्यान एक लेडी के साथ कुछ आइटम्स लेने के लिए स्टोर आता है। वो नोटिस करती है कि वो ठीक नहीं दिख रहा और पूछती है कि क्या उसके दिमाग में कुछ है,
लेकिन हमारा लड़का बोलता है कि कुछ नहीं, तो वो उसे बाकी चीजें खरीदने में लीड करती है जो उसे चाहिए, भले ही उसने कहा कुछ नहीं। उसके दिमाग में यह है कि वो बिना जवाब पाए इतना कुछ झेल कर आया और अब और भी ज्यादा सवाल हो गए। खुशकिस्मती से वो पैसिव स्किल हिल्स ब्लेसिंग और एक एक्सरंग स्किल पाने में कामयाब रहा। हमारे लड़के के पास और भी एक्सरंग स्किल्स हैं, एक जिसे गॉड्स का देखा हुआ कहते हैं, जो देवताओं की ब्लेसिंग से यूजर की रैपिड ग्रोथ में मदद करती है। दूसरी है एब्सोल्यूट आई ऑफ गॉड, जो झूठे भ्रमों को भेद कर एब्सोल्यूट रियलिटी देखती है। एक्सरैंक एक ऐसी रैंक है जिसके बारे में जेहन ने ईयर सिस्टम के साथ कभी नहीं सुना था, और एक्सरैंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी का शॉर्ट है, और यह एक ऐसी स्किल लगती है जो ईयर सिस्टम के नॉर्म से बाहर मौजूद है। जैसे ही वो सोचता है कि एसिर के विरुद्ध देवताओं ने उसे ये स्किल्स इसलिए दी हैं ताकि वो ग्रेट गॉड, वो जल्द ही अपने गहरे विचारों से बाहर आता है जब वो नोटिस करता है कि जो लेडी उसके साथ आई है वो एक मेरे मल्लेर के लिए 30 करोड़ वन दे रही है, जो बस एक एक्सपेंडेबल आइटम है। जैसे ही वो अपने फोन पर उन चीजों की एक लंबी लिस्ट निकालती है जो अभी भी खरीदनी है, जेहन परेशान हो जाता है। इससे कुछ घंटे पहले पारकहाना नाम की इस लेडी ने हमारे लड़के के पास आकर बताया था कि वो यानुआ गिल्ड से है। दरअसल सांगुएन उसे एडमिशन के मौके पर एक गिफ्ट देना चाहता है क्योंकि मेलाज में उसका एडमिशन नजदीक है और उसने सोचा था कि वो यहाँ बस कुछ एलिक्सर्स और आर्टिफैक्ट्स खरीदने आएंगे। लेकिन यह तो पूरी तरह अलग ही लेवल है। जन के हाथों में कई बैग्स लादने के बाद वो प्रपोज करती है कि वो अब आर्मर देखने जाएं, लेकिन जेहन उसे रोकता है और बोलता है कि उन्हें आर्मर खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास पहले से कुछ है जो वो यूज कर सकता है। वो उसे वो शैरो आर्मर इक्विपमेंट दिखाता है जो उसे नाइटशेड से मिला था, जो उसे इक्विप करने पर स्टेल्थ स्किल देती है। चूंकि यह बी रैंक प्रोटेक्टिव गियर है, उसे यकीन है कि वो यहाँ कुछ बेहतर नहीं खरीद सकते, खासकर क्योंकि यह स्टेल्थ भी देती है। जब हाना नोटिस करती है कि उसकी आर्मर में स्टेल्थ स्किल है, वो उसे पूछती है कि क्या उसे एक ऐसे आर्टिफैक्ट की भी जरूरत है जो स्टेल्थ स्किल दे, क्योंकि यह एक ऐसा आइटम है जिसे सभी रेडर्स चाहते हैं, भले ही यहाँ जैसी जगह पर इसे पाना मुश्किल हो। लेकिन जेहन बोलता है कि नहीं, वो जोड़ता है कि एक पाना मुश्किल होगा जब तक कि वो डंजन में लकी ना हो, खासकर क्योंकि बहुत कम लोग स्टेल्थ सीखते हैं। हाना मानती है क्योंकि देश में यह स्किल रखने वाला एकमात्र रेडर उसका भाई है। यह कहने के तुरंत बाद वो चली जाती है और जन उससे पूछता है कि उसका मतलब क्या है, तो वो उसे बताती है कि मैनेजर पार्क संजाई उसका भाई है। यह जानकारी जेहन को शॉक कर देती है और जैसे वो चली जाती है वो यकीन नहीं कर पाता क्योंकि हाना और सुंजा बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। कहीं से उसकी आंखें चमकने लगती हैं और नोरिड सिस्टम उसे बताता है कि एक अनजानी एंटिटी उसके साथ रेजोनेट कर रही है। उसे बेचैनी महसूस होने लगती है और वो अचानक एक लाइट ट्रेल देखता है जो उसने ट्रेजर गेट से देखी थी। जब वो रोशनी के पीछे दौड़ता है, हाना उसे आवाज देती है, लेकिन वो बताता है कि वो बस एक पल के लिए जा रहा है। जब वो रोशनी के पीछे चलता है, उसकी एब्सोल्यूट आई ऑफ गॉड स्किल एक्टिवेट होती है और झूठे भ्रम को भेद कर सच दिखाती है। सिस्टम उसे बताता है एब्सोल्यूट आई ऑफ गॉड की पहली लो रैंक स्किल खुल गई है और उसने डिटेक्शन नाम की स्किल पाई है। डिटेक्शन भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रैंक स्किल है जो उसे अनअप्रेज्ड आइटम्स चेक करने और साथ ही किसी ओपोनेंट की स्टेल्थ या फैंटम स्किल्स को इनवैलिडेट करने की अनुमति देती है। जब वो हैरानी से देखता है, नोरर सिस्टम डिटेक्शन स्किल एक्टिवेट करता है। किसी दूसरी जगह एक क्लोज कॉम्बैट मैच होता है और जल्द ही खत्म हो जाता है जब अनहोयान नाम का एक बंदा अपने ओपोनेंट को हराता है। ऑडियंस में कुछ लोग बात करते हैं कि हुआन कितना फेनोमेनल है, लेकिन यह साफ करते हैं कि उसके और उसके ओपोनेंट के टैलेंट में अंतर बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि वो कहते हैं कि वो एक भविष्य का एस रैंक रेडर है। जब हुआन फाइटिंग ग्राउंड छोड़ता है, उसका पिता उसे अच्छा काम करने की तारीफ करता है। हालांकि उसका पिता उसे एक्साइट न होने की चेतावनी देता है क्योंकि यह एक ऑब्वियस विन था। अपनी आंखों में बिना किसी एक्साइटमेंट के हुआन बोलता है कि वो जानता है, इसलिए उसका पिता उसे अगली प्लान एक्टिविटी के लिए तैयार होने के लिए बोलता है और नहाने के लिए जाने के लिए कहता है। जब वो शॉवर में होता है, हुआन सोचता है कि यह थकाने वाली जिंदगी से वो कितना नफरत करता है, जहां उसकी अपनी राय और इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती। जो रेडर वो बनना चाहता था वो इस जैसा बिल्कुल नहीं था और वो सोचता है कि यह कब ऐसा हो गया। स्टोर में नोर्नर सिस्टम हमारे लड़के को मिस्टलाइन नाम का एक इक्विपमेंट आइटम ग्रोथ टाइप रेटिंग के साथ प्रेजेंट करता है, जो एक मिस्टलेटो ब्रांच है जिसने ओरिन के बेटे बाल्डर की जान ली थी। यह अपने यूजर के साथ ग्रो करती है और इसमें अनगिनत माना है और यह यूजर को इक्विप करने पर माना परसेप्शन नाम की पैसिव स्किल पाने की अनुमति देती है। माना परसेप्शन स्किल इरिटेड है और यह यूजर की माना डिटेक्ट करने की एबिलिटी को हाईएस्ट पॉसिबल एक्सटेंट तक बढ़ाती है। जन एक्साइटेड है लेकिन सोचता है कि कहीं नोरर सिस्टम की कोई ट्रिक तो नहीं है और जैसे ही वो रोशनी के पीछे चलता रहता है, वो हुआन के पास से गुजरता है। जब हुआन पास में खड़ा होता है, उसका पिता उसके लिए कई पीस इक्विपमेंट पिक करता है। जब हुआन पूछता है कि क्या उन्हें इतना खरीदने की जरूरत है, उसका पिता जोर देता है कि ये सब उसके काम आएंगे क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो एस रैंक रेडर बनेगा और उसे ऐसी चीजों में ज्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हुआन आगे विरोध करता है कि इतना खर्च करने से इस महीने उसकी माँ की हॉस्पिटल फीस पर असर पड़ेगा, लेकिन उसका पिता उसे चुप कर देता है। उसके पिता का कहना है कि यह उसकी चिंता करने वाली बात है और उसका काम बस ट्रेनिंग पर फोकस करना है। इसलिए हुआन हमेशा की तरह अपने पिता से सहमत हो जाता है। जब उसके पिता खरीदारी जारी रखते हैं, बच्चा सोचता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है।
जैसे ही वो अपने पिता के पीछे स्टोर में चलता है, कई लोग जो उसे पहचानते हैं सोचते हैं कि उसे जैसा कॉम्बैट जीनियस स्टोर में क्या कर रहा है इधर। हुयेन उन पर कोई ध्यान नहीं देता जब कुछ उसकी फोटो खींचने की कोशिश करते हैं और वो सोचता है कि क्या यही वो रेडर लाइफ थी जिसकी उसने कल्पना की थी। वो सोचता है कि इसमें और चिड़ियाघर में बंद बंदर में क्या फर्क है। जब वो छोटा था और पहली बार उसने अपनी एबिलिटीज जगाई, उसकी माँ ने उसे धीरे से मुस्कुराकर सर पर हाथ फेरा था। उसने उस अंधेरे और गरीबी से भरे घर में रेडर बनने का सपना देखा था, क्योंकि वो एक किरण की तरह था जो सब कुछ बदल सकती थी। हालांकि वो रोशनी उसके पिता की इसे इस्तेमाल करने की इच्छा के सामने ज्यादा देर नहीं टिकी। अभी जैसे वो एक रोबोट हो, वो बस एक टूल है जो लगातार अपने पिता का कहा करता है। वो सोचता है कि क्या वो मिल्स अकेडमी में 3 साल चल पाएगा जब वो इतना पैथेटिक है। जब वो घूम रहे हैं, स्पीकर से एक मैसेज आता है सभी विजिटर्स को बताने के लिए कि डिपार्टमेंट स्टोर के आसपास एक डंजन ब्रेक हुआ है और मॉन्स्टर्स नजर आए हैं। उन्हें बताया जाता है कि एजेंसी के रेडर्स रास्ते में हैं और उन्हें शांति से एम्प्लॉइज के पीछे जाने के लिए कहा जाता है। वैसे डंजन ब्रेक तब होते हैं जब टाइम लिमिट के अंदर डंजन क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स उससे बाहर आ जाते हैं। कुछ एम्प्लॉइज लोगों को अपने पीछे आने का इशारा करते हैं और उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही होयान का पिता इवैक्यूएशन की तरफ जाता है, वो होयान से पूछता है कि वो पीछे क्यों खड़ा है और क्यों नहीं चल रहा। उसका पिता उसे याद दिलाता है कि वो एक जीनियस है जिसमें भविष्य में कोरिया पर पूरा कंट्रोल रखने की पोटेंशियल है। अगर वो इस जैसी जगह पर चोट खाता है तो यह मिल्स एनरोलमेंट इवेंट के दौरान एक नुकसान ही बनेगा। वो होयान को चेतावनी देता है कि उसे शामिल होकर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन होयान फिर भी एक इंच भी नहीं हिलता। लड़का अपने पिता से मानता है कि एजेंसी के रेडर्स मॉन्स्टर्स का जल्दी से ध्यान रख पाएंगे, लेकिन जब वो रास्ते पर होंगे, वो सोचता है कि उन सभी सिविलियंस का क्या होगा जिनके पास खुद को बचाने की ताकत नहीं है। यही उसका मौका है और वो अपने पिता के विपरीत दिशा में दौड़ता है। जब उसका पिता उसे वापस आने का आदेश देता है होयान के लिए, यही उसका मौका है साबित करने का कि वो एक रेडर के रूप में सफल हो सकता है। वो खुद को बताता है कि उसे यह जानना जरूरी है उसका मौजूदा सेल्फ उस सेल्फ जैसा है या नहीं जिसे वो छोटे में अपनी माँ को दिखाना चाहता था। दौड़ते हुए उसे रुकना पड़ता है जब वो भयानक दिखने वाले गॉब्लिन्स के एक ग्रुप से टकराता है जो उसे देखकर कंफ्यूज और एक्साइटेड दोनों लगते हैं। एक पल के लिए वो बस खड़ा रहता है और पसीना उसके चेहरे पर टपकने लगता है और उसका बॉडी बिल्कुल नहीं हिलता जैसा उसने सोचा था। उससे केवल एक हरकत होती है, वो है उसकी पुतलियों में कंपकंपी, और जैसे ही मॉन्स्टर्स उसकी तरफ दौड़ते हैं, उसे एहसास होता है कि वो एक उंगली भी नहीं हिला सकता या एक कदम भी नहीं उठा सकता। वो अपने बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है और जैसे ही एक गॉब्लिन उसे अपनी सोर से काटने के लिए काफी करीब आता है, वो सोचता है कि वो क्यों नहीं हिल रहा जब उसे पता था ये लो लेवल मॉन्स्टर्स हैं, और वो सोचता है कि वो उनसे क्यों डर रहा है। लेकिन मॉन्स्टर उस तक पहुंचे इससे पहले जेह्यून उसे जमीन में रौंद देता है। होयान हैरानी से देखता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है जब यह अजनबी उससे पूछता है कि क्या वो होयान है। कुछ देर पहले हमारे लड़के ने स्टोर में अपने खुद के पैसों से 50,001 में एक आइटम खरीदा था। जब हाना ने उसे घबराहट में आवाज दी, वो पूछती है कि क्या हुआ और उसने अचानक अनअप्रेज आइटम्स के कोने की तरफ क्यों दौड़ा, लेकिन वो केवल उसके हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा देखती है जो उसने खरीदा था। जन सोचता है कि क्या जो उसने खरीदा वो दूसरे लोगों को बस एक पत्थर का टुकड़ा लगता है, लेकिन वो उसे समझाता नहीं है और बोलता है कि कुछ नहीं है। जब वो बात कर रहा होता है, स्टोर के आसपास हुए डंजन ब्रेक के बारे में स्पीकर से अनाउंसमेंट आती है। इससे पहले कि हाना रिस्पॉन्ड करे, हमारा लड़का फिर दौड़ जाता है और डिपार्टमेंट स्टोर की खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाता है। नीचे की तरफ छलांग लगाते हुए वो नीचे गॉब्लिन्स के एक ग्रुप को देखता है। जब वो जमीन पर उतरता है, वो मॉन्स्टर्स पर कई होली एरोज बरसाता है। उनमें से कई को तुरंत ले जाता है। जैसे ही बाकी लोग कंफ्यूजन में उसे देखते हैं, जेहन को एहसास होता है कि उसने सोचा था उससे ज्यादा है। बिना किसी कैजुअलिटी के उनका ध्यान रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो अपनी लाइटनिंग चेन और होली एरोज के हमले से उनके गॉब्लिन के छोटे छोटे टुकड़े उड़ाता है। जैसे ही वो शहर में कूदता है, वो हुआन को कई गॉब्लिन से घिरा पाता है और उस बेवकूफ गॉब्लिन पर कूदता है जो उस लड़के को थप्पड़ मारने वाला है। कंफ्यूज होकर जेहन उस लड़के से पूछता है कि क्या वो अनहोयान है। हमारे लड़के को उम्मीद नहीं थी कि वो इस जैसी जगह पर अनफॉर्चुनेट जीनियस से मिलेगा। अनहोयान, जो अभी भी शेकन है, पूछता है कि वो कौन है, लेकिन हमारा लड़का जवाब नहीं देता और बताता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। जब जेहन अभी भी बात कर रहा होता है, होयान उसके पीछे एक गॉब्लिन देखता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन जेहन एक इंच भी नहीं हिलता और बोलता है कि उसे पता है पीछे मुड़े बिना। हमारा लड़का अपनी लाइटनिंग चेन एक्टिवेट करता है और उस ज़ॉम्बी जैसे के ऊपरी शरीर को मक्खन में चाकू की तरह चीर देता है। होयान की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन जेहन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो मॉन्स्टर्स को रेजिडेंशियल एरिया तक नहीं पहुंचने दे सकते। जब हमारा लड़का उससे पूछता है कि क्या वो बस फर्श पर बैठता रहेगा, वो जल्दी उठकर एक वेपन लेने जाता है। यह अजीब है, लेकिन जिस पल होयान ने वो शब्द सुने, उसे जकड़ने वाला डर गायब हो गया। यही एक रेडर होता है और उसे अभी जो करना है वो लोगों को बचाना है। वो थोड़ा आगे चलते हैं और गॉब्लिन्स के एक और ग्रुप से टकराते हैं। जेहन होयान से पूछता है कि क्या उसे टॉन्ट नाम की स्किल आती है, एक स्किल जो आसपास के दुश्मनों को प्रोवोक करती है। इसलिए वो लड़के से मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ रखने और जितना हो सके उतना प्रोवोक करने के लिए कहता है। जन उससे पूछता है कि क्या वो यह कर सकता है और होयान सहमति में सिर हिलाता है। जैसे ही वो अपनी सोर बुलाता है, होयान को एहसास होता है कि वो अब और हिचकिचा नहीं सकता, तो उसे जो भी कर सकता है वो करना होगा। वो अपनी एक्टिव स्किल टॉन्टिंग रोड एक्टिवेट करता है और अपनी सोर जमीन में गाड़ देता है।
एक बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है जो 50 मीटर रेडियस में। टॉन्टिंग रोड स्किल सभी गॉब्लिन्स का ध्यान खींचती है और जे ह्यून को एहसास होता है कि टॉन्टिंग रोड टॉन्ट से एक लेवल ऊपर की स्किल है और वो हैरान है कि यह लड़का इसे लगातार यूज कर सकता है। जे ह्यून को अपनी पिछली लाइफ याद आती है और यह कि रिग्रेस करने से पहले हुआन केवल बी रैंक रेडर ही बन पाया था। इसकी कोई जिक्र नहीं है कि यह उसकी कमजोर मेंटेलिटी की वजह से था या किसी और वजह से अपनी मौजूदा फेम के उलट। हुआन का पतन बहुत जल्दी हुआ और यही वजह है कि उसे अनफॉर्चुनेट जीनियस कहा जाता था। हालांकि जेहन मानता है कि कमजोर मेंटेलिटी को ठीक किया जा सकता है। जैसे ही जेहन अपनी लाइटनिंग चेन एक्टिवेट करता है उसे यकीन है कि हुआन एक वैल्यूएबल कार है जिसे वो काम में ला सकता है। फाइट के दौरान वो हुआन को प्रपोज करता है कि इसे झटपट खत्म कर ले और लड़का एक्साइटमेंट से सहमत होता है। जैसे ही जेहन की चेन्स गॉब्लिन के मांस को चीरती हैं, हुआन उन्हें काटता है। थोड़ी देर बाद जमीन गॉब्लिन की लाशों से भर जाती है और जब एक रेडर पहुंचता है वो सोचता है कि यहाँ आखिर क्या हो गया। क्योंहन ने बहुत लोगों को उसे जीनियस कहते सुना है, लेकिन वो तो हाई स्कूल में इंटर करने की उम्र में होना चाहिए। हुआन के पास खड़ा दूसरा बंदा भी ऐसी ही उम्र का लगता है, लेकिन वो अभी भी यकीन नहीं कर पाता कि उन दोनों ने इतने सारे मॉन्स्टर्स का अकेले ध्यान रखा। कंफ्यूज होकर क्योंहन मानता है कि उसे नहीं पता कि इसे हायर अप्स को कैसे रिपोर्ट करे। हालांकि जेहन जिक्र करता है कि वो इसके बारे में उससे बात करना चाहता था। वो क्योंहन से कहता है कि एजेंसी ने सब ध्यान रखा, यह बोल दो, क्योंकि वैसे भी कोई यकीन नहीं करेगा कि वो ही थे जिन्होंने ये सारे गॉब्लिन्स मारे। कंफ्यूज होकर क्योंहन बताता है कि यह साफ तौर पर कानून का उल्लंघन है, लेकिन हमारा लड़का समझाता है ये तभी होगा जब कोई देखने वाला हो जो जानता हो कि क्या हुआ। क्योंकि बताता है कि चूंकि वो एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे वो अपनी मर्जी से हैंडल कर सके, लेकिन वो यकीन दिलाता है कि अगर वो ध्यान नहीं खींचना चाहता तो वो सब। वो जोड़ता है कि लड़कों को मॉन्स्टर्स हंट करने का रिवॉर्ड मिलेगा। हालांकि जे ह्यून कहता है कि ठीक है और प्रपोज करता है कि सारा रिवॉर्ड हुआन को दे दो और यह राज रखो कि वो यहाँ था क्योंकि उसे योनबा ने स्पॉन्सर किया है। वैसे भी उसे पैसों की कमी नहीं है और मिल्स एनरोलमेंट से पहले ज्यादा ध्यान खींचना ठीक नहीं। साथ ही वो इसे अन हुआन को अपना कर्जदार बनाने का मौका मानता है जो कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद क्यों ह्यून उनसे पूछता है कि क्या बस इतना ही है, लेकिन जैसे ही जे ह्यून जाने लगता है हुआन पूछता है कि उसने जो कहा उसका क्या मतलब है, जबकि सब कुछ तो उसी ने किया। हमारा लड़का रुकता है और उसे बताता है कि उसके अपने हालात हैं। सच यह है कि मिल्स एनरोलमेंट इतने नजदीक होते हुए वो अपने बाप की नजर में नहीं आना चाहता। रिग्रेस होने से पहले उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसकी कॉम्बैट एप्टीट्यूड बहुत कम थी, लेकिन अब वो इस पर ध्यान देने का इरादा रखता है। उसके बाप को अभी पता नहीं कि उसने फोकस मैजिक पर शिफ्ट किया है और नहीं जानता कि उसकी हरकतें जानने पर क्या दिक्कतें आ सकती हैं। फिलहाल वो चुपचाप रहने का फैसला करता है क्योंकि बदला जितना खामोश और छुपकर हो उतना बेहतर। उसे उस इंसान की नजरों से दूर जहां वो देख न सके ताकतवर बनना है और आखिरी लम्हे का इंतजार करना है। उसका गला फाड़ने से पहले उधर हुआन सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। यह काम वो अकेले नहीं कर सकता था तो इस इंसान का क्रेडिट लेना ठीक नहीं, लेकिन इस पैसे से वो माँ की बीमारी में थोड़ी राहत दे सकता है, चाहे थोड़ी सी ही हो। वो चाहता था कि एक ऐसा रेडर बने जिसे दूसरों के सामने शर्म से झुकना न पड़े, लेकिन अगर इसकी वजह से कोई मौका चूक गया और माँ चली गई तो वो नहीं जानता कि वो संभाल पाएगा। जे ह्यून उसे देखता है और अंदाजा लगाता है कि हुआन की इसे कबूल करने में हिचकिचाहट घमंड की वजह से नहीं है और सोचता है कि शायद उसे चुनाव करने में मदद के लिए कोई और वजह है। जून उसे सोच समझकर फैसला करने को कहता है क्योंकि उसकी कार्रवाई साफ इतनी ही कीमत की थी। वो उसे याद दिलाता है कि अगर वो नहीं हिला होता तो किसी की जान जाती तो हुआन मान लेता है कि वो सही है, खासकर इसलिए क्योंकि अगर वो ऐसे हिचकिचाया और माँ चली गई तो उसका सपना बेमानी हो जाएगा। आखिरकार वो जे ह्यून को भरोसा दिलाता है कि किसी दिन यह कर्ज चुकाएगा। जब जे ह्यून जाने लगता है हुआन उसका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है। जे ह्यून नोटिस करता है कि वो उससे फॉर्मल भाषा में बात कर रहा है तो वो उसे याद दिलाता है कि जरूरत नहीं क्योंकि दोनों हमउम्र हैं, लेकिन बताता है कि दोनों मिल्स एकेडमी के प्रोस्पेक्टिव कैडेट हैं तो वो एक दूसरे से अक्सर मिलेंगे। मिल्स एकेडमी एनरोलमेंट के दिन जे ह्यून और यू जून भीड़ में नजर आते हैं। उधर कुछ और स्टूडेंट्स होन को देखते हैं जिसे वो जीनियस वॉरियर कहते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि वो उनसे बिल्कुल अलग स्पीशीज है। उनके पीछे एक खूबसूरत लेडी नजर आती है और पता चलता है उसका नाम सियोना है। हमारा लड़का नोटिस करता है कि एना पहले से ही ध्यान खींच रही है जैसा कि उससे उम्मीद की जाती है, जिसका नाम उसकी पिछली जिंदगी में सबसे पॉपुलर रेडर्स की लिस्ट में हमेशा रहता था। अगर वो सियोना को भी अपनी साइड ले आए तो उसके पास यूज करने के लिए ज्यादा कार्स होंगे, लेकिन एकमात्र दिक्कत यह है कि वो बाकियों से अलग है तो अभी जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं, खासकर जब वो पहले से कुछ काम के लोगों को जानता है। अचानक यूजुंग जे ह्यून की सोच को यह कहते हुए तोड़ती है कि सियोना चाहे कितनी भी सुंदर हो उसे ऐसे घूरते रहना बेशर्मी है, लेकिन जे ह्यून पूछता है कि वो क्या बकवास कर रही है। जल्द ही एक आदमी पोडियम पर चढ़ता है और मुल्स एकेडमी के नए कैडेट से मिलकर खुशी जताता है।
वो खुद को चेयरमैन गुजा के रूप में परिचय कराता है और हमारा लड़का अपनी पिछली जिंदगी से चेयरमैन का चेहरा पहचानता है और मन में उसे कमीना कहता है क्योंकि उसने किम यू जांग के साथ कुछ गलत किया था। वो उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि दृढ़ रहो क्योंकि मिल्स में क्या हो जाए पता नहीं। लेकिन वो हैरान होती है कि वो अचानक यह क्यों कह रहा है और भरोसा दिलाती है कि वो बहुत अच्छा करेगी। एनरोलमेंट के बाद किम यू जांग एक जीनियस थी जो मैजिशियन रैंकिंग में टॉप 3 में पहुंची थी और जे ह्यून खुद को भरोसा दिलाता है कि इस बार वो उसे मरने नहीं देगा। चेयरमैन ग्वाइन ऐलान करता है कि अब मिल्स एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होगी और व्यंग्य से बताता है कि एक स्पेशल इवेंट भी है, एक गेम जहां सीनियर्स और फ्रेशमैन एक दूसरे के नेम टैग्स डेमिलेन में चुराते हैं। जब वो ऐलान करता है कि फ्रेशमैन हंट अभी शुरू होगा, उनके पैरों तले एक मैजिक सर्किल आ जाता है जो स्टूडेंट्स को चौंका देता है। यूजुंग डरकर जैसे ही छलांग लगाती है, हमारा लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि बिछड़ना खतरनाक है। उधर मैनेजर पार्क सुनजाई को याद आता है कि आज जे ह्यून की एंट्रेंस सेरेमनी है और सियांगन सोचती है कि क्या वक्त हो गया क्योंकि वो उसे मैसेज करके गुड लक कहना चाहती थी। उसे एहसास होता है कि वो मैसेज अब नहीं देख पाएगा और मैनेजर सुनजा से पूछती है कि क्या फ्रेशमैन हंट भी इस बार 3 दिन चलेगा। वो कंफर्म करता है कि यह डेमिलेन में 3 दिन चलेगा। शानुन सोचती है कि बड़े अफसोस की बात है कि वो 3 दिन तक जे ह्यून से संपर्क नहीं कर पाएगी, लेकिन सुनजा बताता है कि उसे पहले से अंदाजा था तो उसने उसकी तरफ से मैसेज भेज दिया। खुश होकर गिल्ड मास्टर पूछती है कि क्या जे ह्यून ने जवाब दिया। उधर जे ह्यून और बाकी लोगों को डेमिलेन में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और वो पास में अभी भी डिसोरिएंटेड यूजुंग से पूछता है कि वो ठीक है। जब वो पीछे देखता है तो सियो एना नजर आती है, काले बालों और हेजल आंखों वाली लेडी जो 92 की मैजिक एप्टीट्यूड के साथ जीनियस पैदा हुई थी। अपनी पिछली जिंदगी में वो थी जिसने मैजिशियंस की धारणा बदली और एस रैंक रेडर बनी। यानवा गिल्ड में सियांगन के नक्शेकदम पर चलते हुए मैनेजर सांजी सियांगन को बताता है कि जून ने जवाब दिया है कि वो फिक्र न करे। मिल्स एकेडमी के सेंट्रल कंट्रोल रूम में स्कूल के अधिकारी फ्रेशमैन हंट की कार्रवाई देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। एक इंस्ट्रक्टर किम सियो की नोट करती है कि इस साल कई टैलेंटेड कैडेट्स हैं और अनहोयान इतना होनहार है कि विदेश में भी उस पर नजर है। सियोगे बताती है कि सियोना, किम योंग और ली सुयुक सभी को लगभग 90 या उससे ऊपर एप्टीट्यूड स्कोर मिले हैं, लेकिन जोड़ती है कि जिन कैडेट्स ने करियर पाथ बदले उनकी प्रोफाइल अभी तक अपडेट नहीं हुई है। हालांकि चेयरमैन सियाकी को परेशान न होने को कहता है क्योंकि इस वक्त पाथ बदलने वालों के बारे में सुनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनकी इंस्टीट्यूशन इतनी आसान नहीं है और ऐसे मनमौजी लोग यहाँ टिक नहीं सकते। मिल्स एकेडमी में एनरोल होने वाले कैडेट्स औसतन काफी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ बाकियों से साफ एक कदम आगे होते हैं। चेयरमैन का मानना है कि औसत टैलेंट आखिर में जीनियसों के लिए सीढ़ी ही बनते हैं और उन्हें ऐसे कैडेट्स को मौका देने की जरूरत नहीं। कभी कभी कोई अवेकेंड ऐसे दुश्मन से मिलने पर जिसे वो हरा न सके या मौत का सामना करने पर एक और मौका पा सकता है, जिसे रिवेकनिंग कहते हैं। चेयरमैन जिनका मानना है कि 100 सी रैंक रेडर्स को बर्बाद करने की कीमत पर भी एक ए रैंक रेडर ट्रेन करना जरूरी है। जो फेल होते हैं वो बस खुद को साबित न कर पाने वाले हैं और उसका काम है बेहतरीन हीरे चुनकर किसी पर्दे के पीछे वाले को देना, और वो अब और देर नहीं कर सकता। फ्रेशमैन हंट एक मैजिक से बनाई गई आर्टिफिशियल डेमिलेन में होती है। इस स्पेस में ऐसी चीजें मुमकिन हैं जो हकीकत में नामुमकिन होंगी, जैसे वक्त के बहाव को कंट्रोल करना या स्पेस की पाबंदियां हटाना। इस जगह पर हर साल लगभग 5% कैडेट्स फेल हो जाते हैं। यह इवेंट इतनी मुश्किल है कि उन्हें एहसास होता है कि उनकी एबिलिटीज कितनी सीमित हैं। डेमिलेन में चेयरमैन जायंट का चेहरा स्क्रीन पर आता है और वो फ्रेशमैन हंट के रूल समझाने लगता है। डेमिलेन में वो सिर्फ सी रैंक या उससे नीचे की स्किल्स यूज कर सकते हैं और हर बार किसी का नेम टैग चुराने पर उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं। जब कोई सीनियर किसी फ्रेशमैन का नेम टैग लेता है तो उसे 10,000 पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरी तरफ जब कोई फ्रेशमैन किसी सीनियर का नेम टैग लेता है तो उसे 1,000 पॉइंट्स मिल सकते हैं। चूंकि यह पॉइंट्स मिल्स की सभी फैसिलिटीज में यूज हो सकते हैं, इसलिए जितने ज्यादा हो उतना बेहतर। उधर हमारे लड़के को एहसास होता है कि वो अपनी ए रैंक स्किल लाइटनिंग चेन यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि सिर्फ सी रैंक स्किल्स यूज होंगी। लेकिन चेयरमैन ने यूनिक स्किल्स के बारे में कुछ नहीं कहा। रूल समझाने के बाद चेयरमैन बताता है कि यूज की जाने वाली सभी स्किल्स सबकी सेफ्टी के लिए अपनी सामान्य पावर के 10वें हिस्से तक घट जाएंगे, तो चोट लगने की चिंता करने की जरूरत नहीं। सुनते हुए जे ह्यून इन रूल्स को बकवास मानता है क्योंकि चेयरमैन न सिर्फ यूनिक स्किल्स के बारे में कुछ नहीं कहता बल्कि स्टैट्स पर किसी लिमिट का जिक्र भी नहीं करता। चेयरमैन जो चाहता है वो साफ है, बेकारों को फिल्टर करो और टैलेंटेड को चुनो। हमारा लड़का तुरंत यूजुंग की तरफ मुड़ता है और कहता है कि चलते हैं क्योंकि उन्हें एक शेल्टर ढूंढना है, यहाँ 3 दिन रहना है। इस डेमिलेन में सर्वाइवल के लिए कई चीजें काम आ सकती हैं, जैसे लोगों की पावर कम करने वाले ट्रैप्स, हीलिंग पॉन्ड, नाइटमेयर फॉरेस्ट, खाने पीने के लिए इकोसिस्टम और शेल्टर। अगर 3 दिन सर्वाइव करना है तो शेल्टर ढूंढना इन सबसे ज्यादा जरूरी है। चलते हुए यूजुन जे ह्यून से पूछती है कि क्या सियोना को भी साथ लेना ज्यादा सेफ नहीं होगा क्योंकि वो भी मैजिक कैडेट है और उनके साथ एक और इंसान होना बेहतर है। जे ह्यून को परेशानी होती है कि यूजुन ऐसे वक्त पर कुछ सही बात कह दे,
क्योंकि सच में सियोना के साथ टीम बनाना उनके लिए बेहतर होता। हालांकि वो ऐसा वेरिएबल नहीं जिसे वो कंट्रोल कर सके। उसके बारे में जो भी जानता है वो न्यूज से है, लेकिन उसे याद है कि एक बुरे दिन हुई एक घटना के बारे में सुना था, क्योंकि एना गुस्से में होश खो बैठी थी और बहुत से लोग खतरे में पड़ गई थी। जे-ह्यून यूजूंग को बताता है कि यह इतना आसान फैसला नहीं, क्योंकि यह नहीं कह सकते कि एना उन्हें धोखा नहीं देगी। इसके अलावा वो नोट करता है कि लड़की उनसे सतर्क है और उन पर भरोसा भी नहीं करती। हालांकि यूजूंग कहती है कि उसे जैसा दिखता है एना बिल्कुल वैसी है जैसा जे-ह्यून छोटे में था। हमारा लड़का कुछ कहने से पहले ही वो एना के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो उनके साथ आना चाहेगी, क्योंकि वो भी मैजिशियंस हैं। एना थोड़ी देर चुप रहती है तो यूजूंग कहती है कि यह इवेंट उन जैसे फ्रेशमैन के लिए अनफेयर है, इसलिए ज्यादा लोग हों तो लड़ना आसान होता है। एना उसकी बात से सहमत लगती है, लेकिन कहती है कि साथ चलने का फैसला बाद के लिए रखना होगा। और यूजूंग को जल्द ही एहसास होता है कि सीनियर्स के एक ग्रुप ने उन्हें अम्बुश कर लिया है, जो फ्रेशमैन मिलने से पहले ही खुश हैं। एक सीनियर शिंजू शांग और दूसरी सीनियर क्वान सूल हैरान होती है कि 3 जूनियर्स कैसे हैं, जबकि उसने सिर्फ 2 डिटेक्ट किए थे। जब वो जे-ह्यून को देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि उसे उससे कुछ भी फील नहीं हो रहा। उधर यूजून पहचान लेती है कि सीनियर्स वॉरियर्स हैं, तो वो जे-ह्यून को सुझाती है कि पहले वहां से भागते हैं, लेकिन हमारा लड़का जोर देता है कि उन्हें अभी पकड़ना होगा, क्योंकि न पकड़ा तो वो उनसे बच नहीं पाएंगे। जे-ह्यून को जो याद है उसके मुताबिक क्वान सॉय की एक खास एबिलिटी है जो उसे 300 किलोमीटर के अंदर किसी भी टारगेट को ढूंढने देती है, जिसे सर्च कहते हैं। अगर उन्हें अभी नहीं हराया तो वो और सीनियर्स इकट्ठे करके एक साथ हमला कर सकते हैं। जुआंग सॉयल से कहता है कि इस बार ढेर सारे पॉइंट्स मिलने के बाद वो खूब अच्छा खाना खाएगा, लेकिन सॉय उसे लापरवाह न होने की चेतावनी देती है, क्योंकि जे-ह्यून में कुछ अजीब है। हालांकि जुआंग अपनी तलवार बुलाता है और कहता है कि जे-ह्यून बस एक फ्रेशमैन है और उनके पास ज्यादा तजुर्बा है, क्योंकि यह इवेंट वो कई बार कर चुके हैं। वो सॉयल को देखने को कहता है कि वो सबको पलक झपकते निपटा देगा, तो वो आगे दौड़ता है। जे-ह्यून जरा नहीं हिलता और जब जुआंग उस पर तलवार चलाता है तो वो सिर्फ पीछे झुककर बच जाता है। हमारा लड़का उसका हमला चकमा दे सके, यह जांग को हैरान करता है। और सॉयल जुआंग को मोटा बेवकूफ कहती है कि उसने नहीं सुना जब उसने कहा था कि लड़के में कुछ अजीब है। हमारा लड़का सोचता है कि काफी वक्त हो गया किसी ने उस पर तलवार चलाई। उधर जुआंग खुद को कहता है कि लड़का बस लकी था, क्योंकि कोई रास्ता नहीं कि वो उस फ्रेशमैन का नाम न जानता हो जो उसके अटैक को काउंटर करने में काबिल हो। वो जे-ह्यून को याद दिलाता है कि वो बस एक मैजिक फ्रेशमैन है और फिर हमला करता है, लेकिन जे-ह्यून फिर चकमा दे देता है। झल्लाया सीनियर कई तलवार के वार करता रहता है, लेकिन कोई भी उसे छू नहीं पाता। आखिरकार जुआंग को पसीना आने लगता है और वो सोचता है कि लड़के पर हमला क्यों नहीं लग रहा। अचानक जे-ह्यून सीनियर की तलवार को बीच हवा में पकड़ लेता है और उसकी स्किल्स की तारीफ करता है। जैसे ही हमारा लड़का पसीने में भीगे सीनियर के करीब आता है, वो अपने नंगे हाथों से उसकी तलवार तोड़ देता है और पूछता है कि इस हाल में वो जिंदगी भर कैसे बच पाया। आखिरकार जे-ह्यून हाथ में तलवार तोड़ देता है, जिससे सियोना भी हैरान हो जाती है। हमारा लड़का जुआंग से कहता है कि अगर उसने अभी नेम टैग छोड़ दिया तो वो उसे जाने देगा और 3 सेकंड का काउंटडाउन शुरू करता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने तलवार टूट चुकी है। यूनांग कांपने लगता है, उसे यकीन नहीं होता कि एक आम मैजिक फ्रेशमैन इतने रौब से उस पर हावी हो सकता है। जब जून कोई जवाब नहीं देता, जे-ह्यून उससे कहता है कि यह न कहे कि उसने मौका नहीं दिया, क्योंकि जिसने मौका नहीं लिया वो खुद था। एक तेज मूवमेंट में जे-ह्यून जुनांग के जबड़े पर एक चौंका देने वाला घूंसा मारता है और उसे सॉयल की तरफ पीछे धकेल देता है। तुरंत फ्रेशमैन हंट का सिस्टम ऐलान करता है कि शिंजून सांग एलिमिनेट हो गया है। अकेडमिक कंट्रोल रूम में इंस्ट्रक्टर स्क्रीन पर पढ़ते हैं कि मिनजाई ह्यून ने 1,0,0,0,0 पॉइंट्स हासिल किए। जोंग यू नाम की एक इंस्ट्रक्टर को हैरानी होती है कि यह अनहोएन नहीं बल्कि मिनज ह्यून नाम का कोई अनजान शख्स है। वो पार्क हाजून नाम के एक और इंस्ट्रक्टर से पूछती है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, लेकिन हाजून, जो खुद भी उतना ही हैरान है, बताता है कि रिजल्ट्स में कोई गड़बड़ नहीं। हाजून किम जियान नाम की एक और इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि क्या उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर चेयरमैन जी के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और वो मिनज ह्यून की तरफ खींचा लगता है। डेमिलेन के अंदर सॉय मांगती है कि आखिर जे ह्यून है क्या, लेकिन हमारा लड़का यूजूंग से कहता है कि तैयार हो जाओ ताकि वो दूसरे सीनियर को भी निपटा सके, और वो उससे उस पार्टी इनवाइट को कबूल करने को कहता है जो वो जल्द ही भेजेगा। जैसे ही यूजूंग खुद को इक्विप करती है, वो सोचती है कि क्या जून हमेशा से इतना ताकतवर था। एना भी खुद को इक्विप करती है और सॉयल उस बेवकूफ जुनांग को कोसती है जिसने मामला और पेचीदा कर दिया। उस मॉन्स्टर्स लड़के के बिना भी जिसने यूनांग को खत्म किया। 3 पर 1 बहुत खतरनाक है। वो तय करती है कि उनमें से कम एक को खत्म करके यहाँ से निकलना होगा। एक खंजर उठाकर वो यूजूंग की तरफ दौड़ती है जो घबरा जाती है। जे ह्यून सोचता है कि जुनांग ने बुरा फैसला नहीं किया। वो जानता है कि वो एक रश अटैक से कंफ्यूजन पैदा करने और भागने का मौका बनाने का प्लान कर रही है। यह अच्छा प्लान है, लेकिन यह तभी काम करता जब यूजूंग एक आम इंसान होती। सॉय की हैरानी के लिए यूजूंग अपनी बाइंडिंग एक्टिवेट करके सॉयल पर हमला करती है, जिससे सीनियर को उस पर खंजर फेंकने पड़ते हैं। खंजर पहुंचने से पहले यूजूंग अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेती है। पास में देख रहा जून सोचता है कि अभी यूजूंग के लिए किसी सीनियर से अकेले लड़ना बहुत मुश्किल है।
और जैसे ही वो मदद के लिए आगे बढ़ता है, एना कुछ एक्टिवेट करती है जिसे होली लाइट ऑफ अलहाइम कहते हैं। एना होली लाइट से एक चमकदार तलवार बनाती है जो हमारे लड़के का ध्यान खींचती है। वो जानता है कि यह एना की यूनिक स्किल है जिसे फैल्कन ऑफ अल्फाहाइम कहते हैं। एना बेखबर सीनियर पर कई होली तलवारें बरसाती है और उसे बेध देती है जिससे उसके मुंह से खून आने लगता है। जैसे ही सॉयल जमीन पर गिरती है, उसे एहसास होता है कि तीनों स्टूडेंट्स मॉन्स्टर थे, सिर्फ एक नहीं। जल्द ही सिस्टम ऐलान करता है कि प्लेयर क्वान सॉयल एलिमिनेट हो गई है। कंट्रीब्यूशन लेवल के हिसाब से प्लेयर यूजुंग को 50,000 पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि एना को भी 50,000 मिलते हैं। सीनियर को हराने के बाद एना दूसरों की तरफ मुड़कर पूछती है कि कहीं उसने बीच में दखल तो नहीं दिया। खुश होकर यूजीन उसे बताती है कि नहीं, उसी की वजह से वो जीत पाई। आखिरकार एना पूछती है कि पहले जो ऑफर दिया था वो अभी भी है क्या, और हमारा लड़का सोचता है कि कोयना के बारे में उसकी जानकारी अपडेट करनी होगी। यह साफ है कि वो रिजर्व है, अविश्वासी है और बहुत उत्सुक है। जल्द ही सिस्टम तीनों को सूचित करता है कि उन्होंने एक पार्टी बना ली है और जेह्यून को पार्टी का लीडर बनाता है। कुछ देर बाद नाइटमेयर फॉरेस्ट के पास एक शेल्टर के करीब कुछ पज्जिन दिखाई देते हैं और कुछ स्टूडेंट्स समझ जाते हैं कि पहले यहाँ से कोई गुजरा था और लगता है वो एक शेल्टर में घुस गए। सीनियर्स उन फ्रेशमैन को ढूंढ रहे हैं जो क्वान सॉयल और शिन जुनांग को एलिमिनेट कर सके, तो वो तलाश बंद करके बस इस एरिया के आसपास नजर रखने का फैसला करते हैं। फ्रेशमैन हंट गेम 3 दिन चलता है और उन्हें यकीन है कि वो बदमाश तीनों दिन शेल्टर में बंद नहीं रह सकते। जब वो 3 फ्रेशमैन ढूंढने आगे बढ़ते हैं, यूजुंग पास में प्रकट होती है और किम सियोंग ह्यून नाम का एक सीनियर एक रोशनी से छाती में घायल हो जाता है और सिस्टम उसके एलिमिनेशन का ऐलान करता है। एक और सीनियर यूजांग को भागते देखता है और बाकियों को इशारा करता है तो वो उसके पीछे दौड़ते हैं। हालांकि यूजुंग मुस्कुराते हुए भाग रही है और जब वो गिनती है कि उनमें से लगभग 5 हैं, तो राहत महसूस करती है कि सब ठीक चल रहा है। वो जल्द ही उनकी तरफ मुड़ती है और उन्हें बताती है कि वो हड्डी के पीछे दौड़ते कुत्तों जैसे हैं। तो वो पूछती है कि क्या उन्हें इतने बड़े ग्रुप में चलते शर्म नहीं आती, और गुस्से में भरे सीनियर्स उसे वहीं रुकने को कहते हैं। हालांकि यूजुंग भागती रहती है और उनकी मूर्खता पर मन ही मन हंसती है। थोड़ी देर पहले जियान ने उन्हें बताया था कि हालांकि शेल्टर सेफ जगह हो सकती है, वो पूरे वक्त वहां नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें खाना ढूंढना है और पॉइंट्स कमाने हैं। लड़कियां हैरान होती हैं, लेकिन हमारा लड़का सीधे बता देता है कि उन्हें कुछ सीनियर्स का शिकार करना है। अभी के वक्त में यूजुंग भागती रहती है जब तक कि उसे कुछ मशरूम नहीं मिलते, जो असल में एक क्लास 1 ऑर्गेनिज्म है जो किसी की भी एबिलिटीज घटा सकता है। उसे खुशी है कि मिल गए और प्लान के मुताबिक सीनियर्स को फंसाने में कामयाब रही, लेकिन उसे चिंता होती है कि उसकी एंड्योरेंस धीरे धीरे खत्म होने लगी है। विंड बूस्ट स्किल यूज करके वो खुद को उनसे दूर उड़ा देती है और काम जेह्यून के हाथों में छोड़ देती है। जब सीनियर्स एरिया में दाखिल होते हैं तो उन्हें सूचित किया जाता है कि वो पैरालाइजिंग स्पोर मशरूम हैबिटेट में घुस आए हैं। थोड़ी देर पहले जेह्यून ने फ्रेशमैन हंट के दौरान पैरालाइजिंग स्पोर मशरूम से निपटने का तरीका ढूंढने के लिए जांग के पास गया था और जांग ने बताया था कि आशक ट्री सैप शायद सबसे बेहतर तरीका होगा क्योंकि यह नाइटमेयर फॉरेस्ट में आम है, लेकिन यह सिर्फ इलाज के काम आता है और असर रोक नहीं सकता। अगर आप पहले से पैरालाइजिंग स्पोर मशरूम के असर में हो तो यह बड़े काम का होगा। अभी के वक्त में सीनियर्स रुक जाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि वो कहाँ हैं। जैसे ही वो यूजुंग को भागते देखते हैं, सिस्टम उन्हें सूचित करता है कि वो पैरालाइजिंग स्पोर मशरूम हैबिटेट में घुस आए हैं। उनमें से एक अपने लीडर जीहुक को सिग्नल देता है कि यह काफी खतरनाक है, तो वो पीछे हटने का सुझाव देता है। लेकिन जीहुक गुस्से से यूजुंग पर नजर गड़ा देता है जो अभी भी भाग रही है। वो दूसरों से पूछता है कि क्या वो सच में कह रहे हैं कि इतना आगे आकर छोड़ दे, लेकिन बाकी सोचते हैं कि अगर अभी गलती की तो सब बर्बाद हो जाएगा, तो वो पीछा छोड़ने का सुझाव देते हैं। हालांकि जीहुक जोर देता है कि किम सियोंग ह्यून को उस फ्रेशमैन बदमाश ने खत्म किया। यूजुंग का जिक्र करते हुए तो अभी ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। उनमें से सावधान रहने वाला जीह्यूक को फिर याद दिलाता है कि दुश्मन फ्रेशमैन हो या ना हो, कोई फायदा नहीं अगर वो खुद भी पैरालाइज हो जाए, क्योंकि पैरालाइजिंग स्पोर मशरूम लगभग 50 मीटर के दायरे में जीवों को असर कर सकता है। जीहुक दूसरों को भरोसा दिलाता है कि वो बदमाश भी पैरालाइज होगी। वो पार्कुंग हुक नाम के एक को यहाँ रुककर देवक एरिया से दूर रहकर उनका ख्याल रखने का हुक्म देता है, जबकि बाकी उसके साथ लड़की को पकड़ने चलते हैं। उसे यकीन है कि उनकी सारी बेकार चालें काम नहीं आएंगी, भले ही वो जानता है कि शायद वो अपने किसी मेंबर को बैट की तरह यूज कर रहे हैं उन्हें ट्रैप में फंसाने के लिए, ताकि वो उन पर हमला कर सकें। उसे लगता है कि वो उसे बहुत कम आंक रहे हैं। उसे यकीन नहीं होता कि महज फ्रेशमैन उसे धोखा देने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर आगे भागने के बाद वो बदमाश यूजांग को पकड़ लेते हैं और जीहुक उसे बताता है कि उस जैसी घटिया बदमाश ने उन्हें खूब दौड़ाया। वो पूछता है कि वो कहाँ भागेगी, लेकिन डर के मारे दुबकने की बजाय वो उनका स्वागत करती है और बताती है कि उनका काम अब तमाम है। यूजुंग पूछती है कि उनमें से किसने उसे गाली दी और उस इंसान को हाथ उठाने को कहती है, और जैसे ही बंदे हथियार लेकर उसकी तरफ दौड़ते हैं, जीहुक को मजा आता है कि वो आखिर तक अहंकार दिखा रही है। जब बंदे लगभग उस तक पहुंच जाते हैं, वो मुस्कुराती है और अपने हथियार से एक मशरूम को छूती है, जिससे वो फट जाता है। सिस्टम उन्हें नोटिफाई करता है कि एक पैरालाइजिंग स्पोर मशरूम फट गया है और 50 मीटर के दायरे में सभी जीव 2 घंटे के लिए पैरालाइज हो गए हैं। फ्लैशबैक में यूजुन जेह्यून से विरोध करती है। उसने कहा था वो कुछ जरूरी चीज ढूंढने जाएंगे, लेकिन जहां वो देख रहे हैं वहां सिर्फ पेड़ है। वो उसे थोड़ा इंतजार करने को कहता है
क्योंकि वो सही जगह पर हैं। जबकि वो आशा ट्री सैप निकालता है, यून बताती है कि उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि यह इवेंट वॉरियर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है। और एना सहमत है कि सी रैंक और उससे नीचे की स्किल्स यूज कर पाना उन मैजिशियंस के लिए बड़ी पाबंदी है जो स्किल्स पर बहुत निर्भर होते हैं। उन वॉरियर्स के लिए जिनकी फिजिक पहले से शानदार है, डेमिलेन की पाबंदी बेकार है। यूजुंग अफसोस करती है कि एना के लिए तो ठीक है जिसके पास यूनिक स्किल है, लेकिन उसकी सभी काम की अटैक स्किल्स सील हैं और वो बस बफ स्पेल्स और बेसिक स्किल्स ही कर सकती है। जब वो पूछती है कि क्या करें, जून बताता है कि उन्हें उन बेसिक स्किल्स को जितना हो सके एफिशिएंटली यूज करके प्लान बनाना होगा। तो वो पूछता है कि क्या उसे चेंज नाम की स्किल यूज करना आता है। यूजुंग गर्व से बताती है कि आता है और उसे याद दिलाती है कि उसी ने उसे मैजिक थ्योरी पढ़ाई थी। एना बताती है कि चेंज एक स्पेल है जो किसी की लोकेशन किसी डेजिग्नेटेड पार्टी मेंबर से स्वैप करती है। तो वो पूछती है कि इससे वो क्या प्लान बनाएगा। जब वो आशा ट्री सैप निकाल लेता है तो लेरीज को बताता है कि इस सैप के साथ चेंज से वो कुछ काफी मजेदार कर सकते हैं। अभी के वक्त में जेह्यून एना से कहता है कि तैयार होने का वक्त है और वो मान जाती है। यूजुंग वाले मैदान में